नमस्ते। आप सबका वॉइस ऑफ डोगरास के इस पॉडकास्ट पर स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की तारीख है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। एंड इस तारीख को या इस डेट को मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 1947 में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समझने के लिए। और एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि जोग्राफिकली ऑल्टरिंग भी ये टाइम पीरियड रहा। और उसके साथ साथ डेमोग्राफिकली भी बहुत सारी चेंजेस हुई, काफी ट्रेजिक भी रहा क्योंकि जो इंसिडेंट्स या इवेंट्स हो रहे थे उसमें कई लोगों की जानें गई, इनोसेंट सिविलियंस की। और साथ ही साथ हमारे जो सैनिक थे जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के पहले और बाद में इंडियन आर्मी के, उन्होंने बहुत ही पराक्रम दिखाया जम्मू कश्मीर को बचा के रखने के लिए और भारत से जोड़ के रखने के लिए। इन सभी बातों पर हम और चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमने जिन्हें इनवाइट किया है अपने स्पीकर को, वो हैं कर्नल अजय रैना। वो फाउंडिंग ट्रस्टी हैं मिलिट्री हिस्ट्री रिसर्च फाउंडेशन के, ऑथर हैं। उन्होंने 16 बुक्स, 16 किताबें लिखी हैं, मिलिट्री हिस्टोरियन हैं और साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन एंड एज एन एक्सपर्ट आज हमने उनको इनवाइट किया है इसके बारे में बात करने के लिए। 22 अक्टूबर 1947 से लेकर 26 अक्टूबर जो घटनाएं घट रही थी जम्मू कश्मीर में, जिसका इम्पैक्ट पूरे भारत के लिए था, उसके बारे में बात करने के लिए आज कर्नल रैना हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल रैना, बहुत बहुत स्वागत एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्ते। Namaskar, Manoj ji, and namaskar to everybody who's watching. Thanks a lot. It's a privilege to be here. थैंक यू कर्नल रैना। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, वी डेल्व इनटू व्हाट वाज हैपनिंग 22 अक्टूबर को, क्या हो रहा था, क्या शुरू हुआ था। आप एक थोड़ा हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया दीजिए कि बिफोर दीज टर्बुलेंट टाइम्स, बिफोर द साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो अक्सर लोग उसके बारे में थोड़ा एटलीस्ट सुपरफिशियली तो जानते हैं, जम्मू कश्मीर एज अ प्रिंसली स्टेट क्या था, उसको किसने बनाया था, व्हाई वाज इट जियो स्ट्रेटेजिकली सो इम्पोर्टेंट कि पर इतने लोगों की नजर थी। थोड़ा सा आप इसके बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दें। Manoj ji, our state was the largest princely state of country. Population-wise, Hyderabad was larger. Sorry, wrong time. So population-wise, Hyderabad was largest, but geographically, J&K was the largest princely state, and it shared borders with see how many countries: the future Pakistan, so-called future India, Afghanistan, Xinjiang, Xinjiang and Xinjiang that time, Tibet, of course, which came under China later on. And I'll start from what the strategic location was the issue कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने रशिया के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई तो इकट्ठी की थी, पर वो रिलेशन ना एक भाभी ननद वाला था, साथ भी थे नहीं भी थे। तो they understood, and British were ruling the half of the world, so they had that kind of foresight. They anticipated that next war, if at all it happens, a world war kind of a war will happen in Pamirs. So Pamirs was where from our state was starting. जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, it is on the foothills of Pamirs, वहाँ से कराकोरम एक तरफ निकलता है, Hindu Kush and all those mountains take off. So they knew, और रशियंस ऊपर से आ रहे थे नीचे। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 से पहले देखिए, 1840 के ऑनवर्ड्स देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले भी देखिए, रशिया लगातार नीचे आ रहा साउथ में। उसका एम ये था कि he was trying to hit warm waters of Arabian Sea. ऑल्सो उनकी आंख थी ऑयल फील्ड्स पे, जिसको आज हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, बट मैं उसको वेस्ट एशिया बोलता हूँ। तो वहां आने के लिए उसको नीचे आना ही था। दे हैड टू कम डाउन टू थ्रू सेंट्रल एशिया एंड देन इधर कम वाया अफगानिस्तान इनटू प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड देन गेट इनटू अरबियन सी, और अफगानिस्तान के साथ ही दे कुड हैव टेकन अ डिटूर एंड गॉन इनटू पर्शिया। तो ये 1840 की से इनको ब्रिटिशर्स को टेंशन थी इसके बारे में। और उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो फिर हमारे महाराजा प्रताप सिंह को उन्होंने साइडलाइन किया, फिर गिलगित एजेंसी बनाई, फिर गिलगित 1935 में गिलगित एजेंसी हायर की। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि 1935 में जब फाइनली अंडर प्रेशर महाराजा हरि सिंह ने, जिन्होंने कि पंगा ले लिया था ब्रिटिशर्स के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और 1931 के जो श्रीनगर में राइट्स हुए थे, दीज आर ऑल ब्रिटिश हैंडी वर्क, पुट प्रेशर ऑन महाराजा साहब। वो जब 1935 में उन्होंने बोला ओके आप ले लो 60 साल के लिए लीज ले लो गिलगित एजेंसी की, तो ब्रिटिश ने हमारे महाराजा की थोड़ी सी जान छोड़ी। उसके बाद वो उनका एक ही पर्पस था उससे पहले कि इनको प्रेशराइज करो करो करो, बिकॉज दे हैड दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी कि रशियंस विल वंस अपॉन अ टाइम विल कम एंड शेक हैंड्स विद महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड फिर मुश्किल हो जाएगी।
फिर तो उनको पाकिस्तान तो तब था ही नहीं ना, वी आर टॉकिंग ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस. So this is even today is the geostrategic importance of our state, because our state, I always consider the whole of the state as it existed in 1947. So this was one thing. अब दूसरा ये है कि वी कम क्लोजर टू इंडिपेंडेंस डे, जो आपने बोला उससे पहले क्या हो रहा था. तो देखो, माउंट बैटन साहब आए हमारे वाइस रॉय बन के मार्च में. उससे पहले लॉर्ड वेवल थे. लॉर्ड वेवल की पॉलिसी बड़ी क्लियर थी, जो कि विंस्टन चर्चिल ड्राइव कर रहे थे. हु वाज आउट ऑफ पावर. लकली, अगर विंस्टन चर्चिल पीएम होते, जहां आप बैठी हैं उस देश के, तो हमें आजादी नहीं मिलनी थी. मिलती भी तो बड़े एक और ही गंदे एक तरीके से मिलती, किसी और रूप में मिलती. तो उस वो तो अगेंस्ट था. बट उसने कंप्रोमाइज जो एटली के साथ ये किया था कि भाई ऐसे करो कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो. एक पाकिस्तान बन जाएगा, एक हिंदुस्तान बन जाएगा. सो हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान विल बी जनरेटेड आउट ऑफ समथिंग कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया, जो उनके कंट्रोल में था. जो 580 और प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें से 560 के आसपास हमारे पास इंडिया में रही, उनका ये एम था कि इसका हम बनाएंगे प्रिंसिस्तान. सो ना, प्रिंसिस्तान वाज नॉट एज इजी, बिकॉज कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिनका 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जिसमें कई स्टेट्स ऐसी थी जिसमें 20 घर थे. ऐसे स्टेट्स भी थे जो स्टेट्स को हम स्टेट ऑफ 580 की लिस्ट में उनको भी गिनते हैं. और ऐसी भी थी जो हमारी वाली थी, जो सबसे बड़ी थी, विच हैड द बिगेस्ट जीडीपी इन द सब कॉन्टिनेंट. तो उनका ये कॉन्सेप्ट था. दे वर काइंड ऑफ encouraging all these princes कि आप ऐसे करो, select the nearest one, big one, and उसके साथ जुड़ जाओ. So like, say for example, Maharaja Patiala could have a state which could have covered Patiala, Naba, and all those Firozpur, Fazilka, all these areas. So probably they were looking at India, Pakistan, and sub 1520 Princestan. Basically, they wanted to break India. That didn't happen because one good thing Congress did was they said कि सब कॉन्टिनेंट की जो रूपरेखा है वो चेंज नहीं करनी है. नेहरू जी तो बहुत विद्वान थे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी भी रखेंगे एक ही. सो विल हैव वन बाउंड्री, वन फोर्स. लड़ना किसने है, वी डोंट वांट टू फाइट. सो दिस इज अ होली कॉन्सेप्ट विच, चलो जो उसका हश्र हुआ तो हमारे सामने है. बट ब्रिटिश आल्सो देन गिव अ कमिटमेंट कि ओके, वी विल नॉट चेंज द आउटलाइन ज्योग्राफी ऑफ सब कॉन्टिनेंट. इतने टुकड़े भी नहीं करेंगे कि बिल्कुल शक्ल बदल जाए. सो जब माउंट बैटन आता है, तो वो जो उसमें क्या था, प्रिंसिस्तान में, देन प्रिंसली स्टेट्स हैड द राइट टू इधर ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट. तो हमारे महाराजा साहब को जब लोग बोलते हैं ना कि महाराजा हरि सिंह वाज सिटिंग ऑन द डिसीजन, नॉट डिलेइंग इट, ही हैड अ रीजन. फर्स्टली वी वर द बिगेस्ट, और दूसरा ज्वाइनिंग का क्या कॉन्सेप्ट था कि जिसके साथ आपका जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी है, जिस फ्यूचर डोमिनियन इंडिया या पाकिस्तान के साथ, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो. तो हमारी कॉन्टिग्यूटी तो पांच कंट्रीज के साथ थी, लाइक आई काउंटेड. So we were touching so many countries. Plus, only after Mountbatten came and Freedom Indian Independence Act जब आया जून में, उसके बाद that option of remaining independent was taken out. Now अभी कहने को तो बड़ा आसान है ना. देखिए, आप महाराजा हैं, आपने आपके 100 साल की, आपके उस टाइम तक 100 साल तो नहीं हुए थे, होने वाले थे इनफैक्ट, कि आप या 100 साल हो गए थे, ऑलमोस्ट 99 ईयर्स प्लस. तो आपका रूल चल रहा है और आप बड़ा अच्छा कर रहे हो. एंड वट एवर प्रोपेगेंडा आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए. जो शेख ने किया, जो नेहरू जी ने किया, ही वॉज अ वेरी गुड प्रिंस, एंड ऑल डोगरा रूलर्स बीन वेरी गुड रूलर्स. हम महाराजा गुलाब सिंह कहते जालिम है, वो जमाना ही लगता है यार. यू कांट लुक एट दैट पीरियड फ्रॉम द डेमोक्रेसी, आज का प्रिज्म लगा के कि यार आज ऐसे होता है. तो तब हाथ काटे जाते थे, लोग लटकाए जाते थे. दैट्स हाउ स्टेट्स यूज्ड टू बी कंट्रोल्ड और नो काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड. जब महाराजा साहब ने, गुलाब सिंह साहब ने जब स्टेट ली है, तो क्या था, वो सही कहते थे, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ जंगल है, और तो कुछ था ही नहीं. सो ही क्रिएटेड अ स्टेट आउट ऑफ 22 स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स इन जम्मू रीजन, देन 22 ऑफ बल्तिस्तान, फिर लद्दाख बीच में आया. तो इट वाज अ थिंग विच हैड नीडेड लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसको आज की डेट के प्रिज्म से नहीं देख सकते. सो दे डिड व्हाट वाज राइट एज पर द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस एंड कल्चर और ट्रेडिशन, व्हाटएवर. तो अब ये सब ठीक चल रहा था, आप एक सडनली एक किसी को स्विच ऑफ कर दो. आज तक आप कहोगे महाराजा आप चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. जिन्ना ने तो जुलाई 22 को डॉन न्यूज़पेपर का उसका अपना इंटरव्यू है. सेड महाराजा कश्मीर, इफ यू वांट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट, इज मोस्ट वेलकम टू रिमेन इंडिपेंडेंट, वी हैव नो प्रॉब्लम्स. तो हम एक तरफ से हिस्ट्री देखना कि थोड़ा बंद करें और देखेंगे एक माहौल क्या था. ब्रिटिशर्स ने पहले बोला मार्च तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आजाद रहो जिसको रहना है. जिन्ना तो जुलाई तक कहता रहा आजाद रहना, तो JNK का नाम लेके तो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड माउंट बैटन ने पॉलिसी चेंज कर दी. तो यू नीड टाइम. एंड दूसरा ये भी था, कुछ ये भी लोग बोलते हैं, देखो जी गुरदासपुर नहीं आता तो फिर JNK, ऐसा भी कुछ नहीं था. महाराजा ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही हैड टोल्ड हिज प्राइम मिनिस्टर कि ओके, अगर हमारा कनेक्टिविटी नहीं बनती है फ्यूचर इंडिया के साथ, मैंने इंडिया के पास ही जाना है.
बिकॉज ही अंडरस्टूड कि 70% जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी 70 to 80 के बीच में, फिर उसमें 20% तो शिया थे. And he was so right that time. He predicted that Shias, Hindus, Sikhs, Buddhists, anybody non-Sunni has no future in Pakistan, which Pakistan has proved. आज वो अपने शियाज को भी मारते हैं, अहमदियाज को भी मारते हैं. अहमदियाज who actually got them independence. The most vocal force during independent struggle was the Ahmadiyya and Qadians. And Jinnah himself was not a Sunni. So इसे देखो कैसा स्टेट बना उसका, तो वो देख लो उसका अंत तो होना जो होना था वही हुआ. So he said, okay, if we don't get connectivity with in future India over Ravi River, I'll go via Chamba, Bhadrava Chamba. So he was a ruler with some vision. World War II के वॉर कैबिनेट के मेंबर थे वो, चर्चिल के. He was not ऐसे कोई उठा के कि कोई किसी को बिठा दिया कि बन जाओ राजा, और कि ठीक है राजे हैं, थोड़ा सा स्टाइल होता है, फॉरेन के सिगार पीते हैं, सो व्हाट, दैट किंग्स. सो दिस इज द काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएटेड दैट टाइम. बट ब्रिटिशर्स का माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं था. 1919 ऑनवर्ड्स दे हैड वेरी थिंग इन द माइंड, क्लियर थिंग इन माइंड, कि हमें एक टुकड़ा करना है जो जिसके थ्रू हमें एक्सेस मिलेगी पामीर्स एंड सेंट्रल एशिया की. एंड वो जो टुकड़ा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज दे लुक्ड एट इंडियन लीडरशिप ऑफ पटेल, नेहरू, गांधी, वट एवर मी में से, वो भी थोड़ा था, वो भी हार्ड नट टू क्रैक, अटक जाए तो अटक जाए. So they didn't want to deal with. They knew they couldn't manipulate our leadership in 10 or 15 years after we got our independence. So they were looking for a weaker state which could be manipulated. And उसके लिए उन्होंने जिना प्लांट किया. जिना was Churchill's man. तो उनको अब पाकिस्तान लेने के बाद भी अगर आप गिलगित नहीं लेते, बिकॉज पाकिस्तान तो खत्म होता पेशावर पे, उसके बाद अफगानिस्तान था. अब उनको चाहिए था ये वाला इलाका, गिलगित वाला, बिकॉज चित्राल भी अगर वो ले लेते, विच वॉज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट. चित्राल वॉज पेइंग ट्रिब्यूट टू आवर महाराजा, बट इट वॉज अ इंडिपेंडेंट स्टेट. उसके बाद हुक बनती है वो गिलगित की ऊपर वाली, तो उनको ये लेना ही लेना था. सो वो जो उसके बाद ऑपरेशन गुलमर्ग, वी ऑल नो, जिसके 22 अक्टूबर की आप बात कर रही हैं, ये 18 अगस्त को साइन किया जनरल मसरवी ने, जो ब्रिटिश आर्मी चीफ था पाकिस्तान का. हमारा आर्मी चीफ भी ब्रिटिश, उनका भी चीफ ब्रिटिश. तो इन्होंने फिर एक चेस की गेम की तरह खेला, कितना प्रेशर कहाँ डालना है, कहाँ पुंछ में घुसना है, कहाँ कश्मीर में कितना जाना है. ओनली थिंग इज कश्मीर में उनको फिर हमारी डोगरा आर्मी ने उनके प्लान को अपसेट कर दिया. अदरवाइज उनका एम बड़ा क्लियर था. श्रीनगर पहुंचो, महाराज जी को पकड़ो लाइव, get the signatures on his instrument of accession, then whatever you kill him, whatever they could have done it, snatch the treasure and declare J&K to be part of Pakistan. Jammu region में while they were creating trouble in all this Pathankot and Jammu के बीच में, कठुआ, सांबा में, they were raiding September onwards, but they never tried to capture this area because their aim was to capture Chenab and other side. क्योंकि कोई भी देश ना सिक्योर फील करता है जब उसके राइट लेफ्ट में एक अच्छा सा ऑब्स्टेकल हो. तो अगर आप चिनाब रिवर आपके राइट में बह रहा है, and that becomes boundary between India and Pakistan, तो it is inbuilt security कि कोई भी बंदा चिनाब से ऐसे क्रॉस करके आप पे अटैक नहीं करेगा. जिसको भी अटैक करना है, he has to make preparations, get the bridging equipment. So इधर चिनाब, उधर पीर पंजाल के दोनों तरफ, एंड महाराजा साहब अपने हाथ में. ले में दे हैड सेंट अगेन दत्ता खेल, गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशन दत्ता खेल चला, जो मेजर ब्राउन का था. So this was the overall scenario, and effort was to snatch, but all this was British plan. Pakistan was ठेकेदार की लेबर. जो पाकिस्तान तो न वो काम किया जो हमारे लेबर काम करते. ठेकेदार ब्रिटिश थे, उन्होंने इतने आराम से एक सब करवाया और चुपचाप साइड पे निकल लिए. किसी भी हिस्ट्री बुक में उनके बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं लिखा. अब जाके लोग लिखने लगे, नहीं तो हमेशा पाकिस्तान को गाली निकालते हैं. वो तो निकालनी भी चाहिए, वो तो अलग बात है, बट करा कराया ब्रिटिश का था. ये And this is आपने how it happened. Yeah. यस, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कर्नल, है ना. बिकॉज यूजुअली हम क्या, जब जम्मू कश्मीर के मेस को देखते हैं तो वी डोंट लुक बैक फर्दर एंड हम सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं. पाकिस्तान को तो ऑफ कोर्स इज वर्दी ऑफ द ब्लेम एंड मच मोर. लेकिन ये बहुत और आपका एग्जांपल बड़ा सिंपल था. इट सॉर्ट ऑफ इमीडिएटली मेक्स थिंग्स क्लियर कि ठेकेदार कौन था और उसने कौन से मजदूर लगाए थे. सो ब्रिटिश वर द ठेकेदार और उन्होंने पाकिस्तानी मजदूर लगाए थे ये सारा गंद डालने में, जिसको बोलते हैं, जो भी ये जो स्यापा किया हुआ था जम्मू कश्मीर का, ये ब्रिटिशर्स का काम था. एंड इनफैक्ट आपने सही कहा कि अब लोग बोलना शुरू किए हैं. वी एक एमपी हैं बॉब ब्लैकमैन, कंजर्वेटिव पार्टी के,
यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है, तो उन्होंने अब एक्चुअली एक दो बार पार्लियामेंट में बोला हुआ है साफ साफ कि ये हमारा क्रिएटेड मेस है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं है। अब ऑफकोर्स हमारे हिस्टोरियंस पे है, हमारे इंडियन हिस्टोरियंस पे है कि वो इस पर बात करें। सो वो आपने बहुत आई थिंक वेरी क्लियरली यू हैव सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन कि क्यों ये जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, क्यों ब्रिटिशर्स की इस पे आंख लगी थी, कैसे उनको लग रहा था कि पाकिस्तान कमजोर स्टेट है तो उसके थ्रू वो इस एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बट आपकी एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे स्ट्राइकिंग लगी वो ये था जब आप कह रहे थे कि द वे महाराजा हरि सिंह जी इज ब्लेम्ड फॉर नॉट साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उन्होंने जल्दी क्यों नहीं साइन किया, और या शायद तभी साइन किया जब उनकी जान पे आ पड़ी। ये जो बातें हैं, और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, ये आपकी बुक है वैलर एंड बिट्रेयल, लास्ट मैन लास्ट राउंड बैटल्स, जो आपने को ऑथर किए मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी के साथ। एंड आई विल ये सारी आपकी बुक्स की लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो के नीचे। इसमें जम्वाल सर ने शायद जहां लिखा है कि उनको ये प्रश्न किए जाते थे, ये सवाल उठते थे कि व्हाट हैड हैपेंड, व्हाई डिड द सो क्लेम्ड ब्रेव डोगरा आर्मी, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाइयां लड़ी, वो क्यों नहीं इन्वेडर्स को स्टॉप कर पाए। मेरे से खुद मैंने ये सवाल खुद सुने हुए हैं, मुझे खुद पूछा हुआ है कि पता नहीं क्या कर रहे थे आपके महाराजा, आप इतना प्राउड फील करते हैं कि वैलियंट डोगरास एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हाई डिड योर किंग रन अवे। उसी में ये सवाल भी जुड़ गया कि महाराजा हरि सिंह जी ने क्यों इतनी देर लगाई। तो बिफोर वी गेट इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ ऑपरेशन गुलमर्ग एंड इन्वेजन जो हुई 22 अक्टूबर को, मैं समझती हूँ कि एक और पॉडकास्ट आपके साथ करना पड़ेगा, ये जो मिथ्स हैं इनको ब्रेक करने के लिए। आपने उस पर भी एक किताब लिखी हुई है। बट प्लीज एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस कि ये क्या बात थी, ये जो इस तरह के सवाल उठते हैं इनका क्या जवाब है, क्या था डोगरा सोल्जर का कैरेक्टर, क्या था जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस, इसके बारे में थोड़ा बताइए। Manu ji, before I'll just take a half a minute before that to answer specific question. महाराजा साहब ने जुलाई में अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिल्ली भेजा था, जो कि नेहरू साहब ने 1952 में कन्फेस कर लिया पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं था कि वी वर नॉट रीचिंग आउट टू दिल्ली। उनका कंडीशन ऐसी थी कि आप शेख अब्दुल्ला को पहले बाहर निकालो। शेख अब्दुल्ला was सब नेशनलिस्ट that time against महाराजा and remained सब नेशनलिस्ट against India till his death, and उसका करतूत अब भुगत रहे हैं हम लोग कश्मीर में। तो महाराजा ने कोशिश की। 12 अगस्त को जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भेजा गया, हमारे यहाँ कुछ स्कॉलर्स कह रहे थे कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो मैंने अभी एक नई बुक लिखी है, उसमें उसका मैंने ड्राफ्ट भी लगाया, जो ब्रिटिशर्स ने सब प्रिंसेस को दिखा के दे हैड गॉट इट अप्रूव्ड फ्रॉम कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड ऑल प्रिंसेस कि दिस इज व्हाट द डॉक्यूमेंट वी गोइंग टू यूज। एंड अगर लीगल नहीं था, पाकिस्तान ने साइन कर लिया, दिल्ली डिडंट साइन, एंड बाद में हैदराबाद ने उसको ऑफर किया, जब दिल्ली को उन्होंने साइन कर दिया लेटर स्टेज पे। तो यहाँ वो अंडरकरंट्स कुछ और थी। कमिंग टू दिस डोगरा थिंग, किसी बड़े विद्वान ने मुझे ये भी पूछा था कि आपके हिंदुओं के देवी देवता इतने ताकतवर थे, तलवारें शलवारें वाले थे, तो आपको इतना रगड़ा क्यों गया। तो ये जो क्वेश्चन वो ऐसे लोगों से आते हैं जो ना जो समझते नहीं इस प्रॉब्लम को। डोगरास को वैलर के लिए हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद अपने मुंह से बोलेंगे तो लोग कहेंगे देखो जी, हम बोलेंगे तो बोलता है। ब्रिटिशर्स हैव रिटन, पीपल हु वर कमांडिंग आवर डोगरा ट्रुप्स, हु सॉ, और हमारे जो स्टेट ट्रुप्स वर्ल्ड वॉर 2 में जाके लड़े, अपने ऑफिसर्स के नीचे लड़े, बट देयर ब्रिगेड कमांडर्स, देयर सीनियर ऑफिसर, ऑल ब्रिटिशर्स, एंड दे रिटन लाइक 2 डोगरा। 800 गए, 600 खत्म हो गए, एंड दो उसमें बड़ी छोटी सी बुक है कि ओनली 2 पीपल केम बैक फिट। जो जितने आए उनको जब चेक किया गया मेडिकली, तो देयर वर ओनली 2 पीपल हु केम बैक फिट। तो द वे दे फॉट इन वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका और इवन यूरोप, आई मीन वी डोंट हैव टू से, एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड कैन रीड। ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हम बचा क्यों नहीं सके अपनी स्टेट को, तो देखिए वहां 2 पहलू हैं। पहला ये कि ब्रिटिशर्स जब थे तो प्रिंसली स्टेट के साथ एग्रीमेंट ये था कि इनको किसी भी प्रिंसली स्टेट को बाहर से कोई थ्रेट नहीं होगी। वन प्रिंसली स्टेट विल नॉट इन्वेड अनदर प्रिंसली स्टेट, दिस वाज अ पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। सो देयर वाज नो नीड टू हैव अ लार्ज फोर्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बिकॉज यू डिडंट हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ब्रिटिशर्स हैड टेकन गारंटी कि हम इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के हम ठेकेदार हैं, हम आपस में लड़ाई नहीं करने देंगे। दैट इज वन। स्टेट्स वर अलाउड टू कीप सम आर्मी टू डू देयर सेरेमोनियल फंक्शंस एंड बॉडीगार्ड वगैरह, वो किया था। बट क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और हमारे काफी सारी उनको जरूरत पड़ी, हमारी आर्टिलरी बैटरी गई, वो उनके पास दे दी गिफ्ट में, हमारी फोर्सेस गई, फिर पुंछ मीरपुर से 60,000 वॉलंटियर फोर्स गई, जो उन्होंने वापस आके स्यापा डाला। जब महाराजा वो वापस है ना, लड़ाई खत्म हुई तो अंग्रेजों ने बोला थैंक यू, जाओ, ये राइफल, 3 मैगजीन, 60 राउंड, जाओ, गो होम एंड क्रिएट ट्रबल्स देयर बेसिकली। सो 60,000 दम केम बैक, जो बच गए उसमें से 2-4 हजार मारे गए होंगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। 600 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है और आपके पास गिन चुन के 6 यूनिट्स नहीं है। आज देखो ना, वही बॉर्डर है ना, और कितनी इंडियन आर्मी लगी हुई है।
है ना, कंपेयर कर लो आप। हमारे पास जम्मू में 16 कोर है, श्रीनगर में 1 कोर है, लद्दाख में 1 कोर है, 3 कोर, 1 कोर के अंदर 3 डिविजन, 3 डिविजन के अंदर 3 ब्रिगेड, 3 ब्रिगेड के अंदर 3 बटालियन। सो बेसिकली 1 ब्रिगेड इज ऑलमोस्ट 4 to 5,000 पीपल। नाउ यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड यू सी हाउ मच आर्मी इज देयर टू डिफेंड। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास आर्मी इतनी थी नहीं। एंड जो ब्रिटिश गारंटी थी वो तो साइड पे खड़े हो गए। लॉजिकली स्पीकिंग तो ब्रिटिश शुड हैव स्टॉप्ड, बट दे वर प्लेइंग द गेम ना। नहीं तो अगर वो चाहते तो जिन्ना की गर्दन मरोड़ के बोल सकते थे स्टॉप इट। इनफैक्ट दे डिड इट लेटर ऑन। जिन्ना वांटेड टू सेंड आर्मी वंस अपॉन अ टाइम, जब इनका रुक गया था सारा सो कॉल्ड इन्वेजन, रोक दिया गया था पटन के पास, तो ही वांटेड टू सेंड हिज आर्मर्ड कार्स इनसाइड इंडिया। वेलर की कमी नहीं थी। और एक और चीज आप देखिए, हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से पहले वो था जनरल स्कॉट। जनरल स्कॉट वॉज ब्रिटिश। तो लोग जब कहते हैं ना कि जनरल स्कॉट भी मिला हुआ था, पीएम काक साहब है, उनकी वाइफ भी ब्रिटिश थी। सो ये इनमें सच्चाई होती है। आई मीन ये पूरी बिना आग के बिना उसके चिंगारी के धुआं नहीं निकलता है। उसने क्या किया, स्कॉट ने सारी की सारी फौज उठा के, एक बटालियन हमारी, एक बटालियन वाज लुकिंग आफ्टर कंप्लीट लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान। आगे तो एजेंसी इन्होंने किराए पे ले रखी थी हमसे, बट पीछे जो गिलगित एजेंसी वाज ओनली पार्ट ऑफ गिलगित। सो पूरा बल्तिस्तान पार्ट ऑफ गिलगित डिवीजन वो हमारे पास था। वहां से लेके ले तक हैड ओनली 1 बटालियन, 6 जैकरिफ। उरी और इस एरिया में मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, मुजफ्फराबाद और नीचे पुंछ के बॉर्डर तक इट वाज 1 बटालियन, दो। बाकी सारी फौज। अब लॉजिकली अगर महाराजा साहब और रॉयल फैमिली श्रीनगर में है, तो 1 बटालियन एटलीस्ट यहाँ पे रिजर्व होनी चाहिए थी पीछे, बिटवीन बॉर्डर एंड द रॉयल पैलेस एंड द सिटी, बेसिकली श्रीनगर के बीच में वो बटालियन थी। लेकिन स्कॉट साहब ने क्या गेम खेली कि पुंछ में इतना प्रेशर डाला गया, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट एरिया। बिफोर जब डायरेक्ट एक्शन डे किया है जिन्होंने 46 में, उसके बाद जो मार्च 47 से खास करके हमारे इलाके में क्या हुआ, मारदार कम हुई, डराया ज्यादा गया, बिकॉज मेजोरिटी में मुस्लिम्स थे। तो इट वॉज अ थ्रेट बीइंग डिलीवर्ड कि हम आपकी बेटियां उठा के ले जाएंगे, हम गांव उड़ा देंगे। तो कुछ लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। बाकी जो लोग दौड़े दौड़े आए महाराजा के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास कि भाई हमारे हमें बचाओ, वहां तो थ्रेटिंग टू किल अस। मार दिया तो कहानी खत्म। जो गाजा वाला हुआ, जो मर गए बेचारे मर गए, जो सेटलमेंट में, कहानी मारे नहीं, पहले पहले डराया बहुत। उस को ग्राउंड बना के स्कॉट साहब ने सारी की सारी फौज पुंछ रजौरी में डाल दी, नोइंग वेरी वेल कि वहां 60,000 वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 फाइटर्स ट्रेंड विद वेपन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। 60,000। और हमारी पूरी फौज, जब हम कहते हैं व्हाट पूरी फौज, 4 बटालियन, 3.5 बटालियन, ये को 2,500 लोग। उनको पता था ये भी कम है, लेकिन श्रीनगर से पूरा साफ कर दिया। सो उनका तो बड़ा क्लियर था कि मुजफ्फराबाद में 2 मुस्लिम कंपनीज हैं, और मुस्लिम हमारे पुंछी थे, वो भी कश्मीरी तो थे नहीं उसमें, तो वो गेट खोल देंगे एंड उसके बाद हम सीधे शाम को विल बी इन श्रीनगर एंड विल कैच महाराजा। तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश गारंटी नॉट बीइंग केप्ट, बिकॉज ब्रिटिश तो चले गए थे, तो उनकी गारंटी खत्म हो गई। सेकेंडली मैन पावर और जो जियोग्राफी है हमारी, जो रिक्वायरमेंट थी उसमें जो मिसमैच था बहुत बड़ा। और तीसरी ये जो गेम चली कॉन्स्पिरेसी, यहाँ श्रीनगर से कश्मीर से आर्मी निकाल के पूरी पुंछ मीरपुर में भेज दी। तो दीज आर मल्टीपल रीजंस। मैन टू मैन मीरपुर गिरा है, मीरपुर में इतना कुछ हुआ है, बट कोई ये तो कहे ना कि भाग गया, भागने वाले तो कोई नहीं थे ना यार। बंदे लड़ते रहे। जब दो दो मिशन, दो दो राउंड बचे हैं राइफल में, और जब राइफल में अम्यूनिशन खत्म हो गया, राइफल इज एज गुड एज डंडा। इनफैक्ट लोकल में है वो कुल्हाड़ी और स्वॉर्ड एट प्लेस, जवान के पास और राइफल ही है बेचारे के पास, उसमें अगर अम्यूनिशन ही खत्म हो गया एंड योर रेडियो सेट इज ब्रोकन, यू कांट कम्युनिकेट। मीरपुर में बहुत इल्जाम लगाते हैं लोग, कभी फिर बात करेंगे मीरपुर के बारे में। सो इनको समझना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए, देन दे विल नॉट आस्क दीस क्वेश्चंस। इनफैक्ट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है लास्ट मैन लास्ट राउंड बैटल्स, ये एक्चुअली इससे क्लियर होता है जो आप कह रहे हैं कि जब एक बार एमिनिशन खत्म हुआ तो वो तो डंडे जैसा है, इट्स नथिंग मोर देन बिल्कुल। दैट। एंड या हमारे सोल्जर्स दे वर लेफ्ट विद दैट। आई मीन इनफैक्ट आप जो बता रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि हमारे सोल्जर्स के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के, इट वाज लिटरली कि उनका एक हाथ बांध दिया और कह रहे हैं आप लड़ाई लड़ो। एंड probably even worse the situation was, क्योंकि it was all a game, बहुत सोची समझी चालें थी जो हुई थी। So coming to the logical next thing, then फिर कैसे प्लान बना, लाइक द ऑपरेशन गुलबर्ग विच वी कीप हियरिंग, वो क्या है? 18 अगस्त को 3 दिन आजादी के बाद ब्रिटिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उस टाइम कमांडर इन चीफ कहते थे जनरल मसरवी, उसने साइन कर दिया और चला गया, तो साइन करके लंदन। देन जनरल ग्रेसी टुक ओवर। तो उसने एक खाका बनाया था कि कैसे 10+10 20,000 जो ट्राइब्समैन हैं, लेड बाई पाकिस्तानी आर्मी। सो पहले तो फौज को बोला गया
कि आप जिसको वॉलंटियर जाके कश्मीर आजाद कराना, तो अपनी वर्दी को रखो घर में, सलवार कमीज पहनो, यू विल बी शोन ऑन छुट्टी फॉर 2 मंथ्स। फिर 2 महीने के बाद आपकी वो पुराना लीव सर्टिफिकेट फाड़ दिया जाएगा, नया लीव, तो यू विल बी परपेचुअली शोन ऑन छुट्टी। बट दे मेड इट पॉइंट कि हर दस्ते में, दस्ता वाज व्हाट, लश्कर, 1,000 पीपल, ठान्स, उसमें एक कम से कम एक मेजर आर्मी रेगुलर और 10 जेसीओ जवान होंगे, कंट्रोल देम। बिकॉज आई न्यू उनकी डील क्या थी उनके साथ, डील ये थी कि आप जाओ कश्मीर को लूटो। सिर्फ ठानों को क्या इंटरेस्ट है यहाँ आने का, कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो 200 किलोमीटर पाकिस्तान टेरिटरी से निकल के आके हमारे यहाँ मुजफ्फराबाद में घुसे। मुजफ्फराबाद डजंट टच पेशावर ना, मुजफ्फराबाद समझो एबटाबाद है। उनको ऊपर से आना था, क्यों आना था, मोटिवेट करना था। तो पैसे तो थे नहीं पाकिस्तानियों के पास भी, तब तो हमारा वो पंगा भी चल रहा था जब गांधी जी ने कहा था मैं फास्ट कर दूंगा, पैसे दे दो। तो उनका वो नाम भी नहीं आएगा, ब्रिटिश का नाम भी बच जाएगा, तो उन्होंने कहा इनको उठाओ। और जनरल कुनिंघम था जो गवर्नर था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, वो तीसरे टेनर के लिए लाया गया था। ही हैड सर्व्ड एज गवर्नर ट्वाइस। आजादी के बाद उसको वापस बुलाया गया, रिक्वेस्ट किया गया, जिन्ना साहब इट इज ऑल, जिन्ना वाज आई टोल्ड यू चर्चिल्स मैन एंड कुनिंघम वाज चर्चिल्स मैन। इधर इसमें बैठा हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन का चीफ ऑफ स्टाफ, वो भी चर्चिल का आदमी था। तो इन्होंने उसको वापस लाया। उसकी बड़ा अच्छा होल्ड था ट्राइब्समैन के ऊपर, तो उन्हें सबको इकट्ठा किया एंड कहा अभी आप कश्मीर जाओ, और वहाँ लेडीज आपकी, फीमेल्स आपकी, पैसे आपके, लूटो मारो जो मर्जी करो, हमें कश्मीर चाहिए, बेसिकली हमें महाराजा साहब चाहिए। तो दिस वाज द एग्रीमेंट। तो जब इन्होंने ये सारा प्लान बनाया, तो उसमें 10,000 जो थे इनके ट्राइब्समैन, दे वर सपोज टू कम एंड अटैक पुंछ मीरपुर, एंड 6,000 वर टू कम इनटू वैली प्रॉपर, मुजफ्फराबाद से सीधा कश्मीर की श्रीनगर की तरफ, एंड 4,000 जाने थे मुजफ्फराबाद से ऊपर इथवाल, गुरेज, उस डायरेक्शन में। So now this also shows you that out of 20, they had given 6 for Valley and 10 for Punch Mirpur, because Punch Mirpur के बिना उनका गुजारा नहीं था। रावलपिंडी जो उनकी फ्यूचर कैपिटल, उस टाइम तो कैपिटल उनकी कराची थी, बट पंजाबी पाकिस्तानीज वांटेड कैपिटल टू मूव अप। लाहौर वाज नॉट वर्किंग आउट, वाज टू क्लोज टू अमृतसर, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाज इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को तो आप जेलम पे आर्टी गन फायर करके यू कैन हिट इट। सो दे वांटेड अ बिग कुशन, दैट्स व्हाई दे टुक प्लंदरी, एंड दे एफर्ट वाज टू टेक एवरीथिंग साउथ ऑफ पीर पंजाल। वो हो नहीं पाया। अदरवाइज उनका ये सारा ये था कि सारा चिनाब तक पूरा कवर कर लो, गिव डेप्थ टू योर कैपिटल। एंड कश्मीर में उनको आना था बिकॉज कश्मीर में पानी एंड महाराजा वाज देयर, सो दैट वाज द थिंग। सो इन्होंने वो बनाया, और जब 22 से पहले ही, 27 अक्टूबर से पहले जब सामने लोग इकट्ठे शुरू हुए एबटाबाद में, तो उनके जो ऑफिसर्स थे वो सिविल ड्रेस में थे एज इट इज, सारे ढाल बने हुए थे। दे स्टार्टेड कमिंग टू मुजफ्फराबाद एंड स्टार्टेड डूइंग नमाज, इन शुक्रवार की नमाज, जुम्मे की नमाज मुजफ्फराबाद में। वहां पे हमारे JNK फोर्सेस की मुस्लिम कंपनीज थी, उनके ऑफिसर्स भी मुस्लिम थे। वहां उनकी आपस में बातचीत हुई, कोऑर्डिनेशन हुई कि जिहाद लड़ना है, महाराजा से करना है। एंड लाइक आई टोल्ड यू, ऑल दीस ट्रुप्स आर फ्रॉम पुंछ। पुंछ में ऑलरेडी गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। उनके वो जो 60,000 गुंडे घूम रहे थे हथियारों वाले, दे वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, एंड उनको डिसआर्म करने की कोशिश कर रहे थे, दे वर रनिंग इनटू पाकिस्तान, और वहां प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया था। सो इनको मोटिवेट कर लिया, उन्होंने अपने साथ मिला लिया। एंड दशहरा था, दिस बटालियन, फोर्थ जैक इन्फेंट्री, had this tradition. It was one of the, I think possibly the only battalion in all the princely states जहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स इकट्ठा एक ही लंगर में खाते थे। अदरवाइज नो हलाल झटका वो जो प्रॉब्लम होती है। दे हैड कॉमन किचन्स, दे हैड फॉट टुगेदर एज यूनिट्स इन वन यूनिट इन वर्ल्ड वॉर 2। उनके जो सीईओ थे कर्नल नारायण सिंह समयाल, उनकी याद में 28 को सांबा में गेट इनागुरेट हो रहा है। फाइनली पीपल आर वेकिंग अप। तो उनके उनको इतना विश्वास था कि जब उनको इंडिकेशन दी गई श्रीनगर से कि भाई कुछ गड़बड़ है, आपके उधर खबर आ रही है, तो ही आस्क्ड मुस्लिम कंपनी कमांडर जो सामने बैठे थे, देखो विंडो पे चेक करके आओ। उन्होंने कहा सब ठीक है जी, कोई है ही नहीं उधर। पीपल आर टेलिंग देम कि वहाँ हजारों के लोग इकट्ठे हो गए। सो उन दैट गाव दे केम इन, एंड 22 को जो हिंदू ट्रुप्स थे, बिकॉज दशहरा वाज ऑन, तो दशहरा वाज अ डे अवे, तो उनका ट्रेडिशन ये था कि जिस जिस मजहब की छुट्टी है, त्योहार है, उसको छुट्टी कर दो। तो इनके सबके हथियार कोत के अंदर थे, तो दे वर विदाउट आर्म्स, आके दे कुड गो टू टेंपल, दे कुड सेलिब्रेट विदाउट वरिंग अबाउट वेपन का है। एंड उसके बाद ईद आनी थी इमीडिएटली देयर आफ्टर, 3 days लेटर वाज ईद, जिसके टाइम पे मुस्लिम्स वुड हैव डिपॉजिटेड देयर वेपन्स एंड हिंदूज वुड हैव टेकन ओवर द ड्यूटीज, बट वो टाइम आया ही नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले तो अपने बंदे मार दिए सोते सोते। मुजफ्फराबाद स्टिल अवे स्लीपी एट 6 in the morning व्हेन दे केम, एंड दीस गाइज वेल्कम अप, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग देम हमारे ट्रुप्स ने उनको बोला आ जाओ। एंड फिर मुजफ्फराबाद पुट ऑन सोर्ड, पुट टू सोर्ड। अब उसमें ये हुआ कि लूट मार में वहां बिजी हो गए, प्लस कर्नल नारायण सिंह जो कि रिवर के इस तरफ दुमेल एक जंक्शन है, जहाँ पे दुमेल, जैसे हमारी लैंग्वेज में आपको पता है, जहाँ दो चीजें मिलती हैं,
तो ऊपर से किशनगंगा रिवर आता है जिसको नीलम वैली रिवर कहते हैं, तो झेलम दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ ब्रिज था दुमेल का, और इसको उस ब्रिज के इस तरफ वॉज हेडक्वार्टर्स। तो जब उनको आवाज वगैरह आई फायरिंग वायरिंग की, तब तक वो जागे उठे, और उन्होंने अपने अर्जुन को बोला कैप्टन राम सिंह को जाके पोत खोलो, हथियार निकालो। तब तक दोस्त गार्ड, बिकॉज उनके साथ अपने थे ना, उनको लेके आ गए, घेर लिया। कैप्टन राम सिंह को पोत खोलने से पहले मार दिया उन्होंने वहां पे। मगर कर्नल नारायण सिंह सम्याल ने पूरा दिन वहां पे जो भी 10-12 लोग थे उनके साथ, उन्होंने पूरा दिन को रोक के रखा। उसके बीच में उन्होंने 2 मैसेज दिए पहली बार कि आई डोंट नो हाउ मैनी एंड हाउ बट वी बीन अटैक्ड, मुजफ्फराबाद इज बीन पुट इनटू इज बीइंग सेट ऑन फायर। दिस वाज फर्स्ट मैसेज। एंड सेकंड मैन ही न्यू कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ही देन ही कॉल्ड अप एंड ही सेड कि मैं अपना रेडियो सेट तोड़ रहा हूँ, बिकॉज दुश्मन के हाथ में रेडियो सेट जाएगा तो दे विल हियर ऑल आवर कम्युनिकेशन। तो उसको तोड़ा। बाद में हमें पता चला कि ऑफ कोर्स ही वाज गोइंग टू साउथ एंड देन ही वाज एम्बुश्ड लेटर ऑन। वो तो काफी दिन बाद पता चला कि ही हैड मैनेज टू गेट आउट रात को, पर वो पहला दिन 22 का वहीं पे हो गया। इधर 22 को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह निकल गए यहाँ से। टोटल 100 लोग, कोई जो भी मिला, ट्रेड्समैन मिला, सोल्जर मिला, रिक्रूट मिला, जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे ऑफिसर बनने के लिए, उनको सबको लगा ही रीचेस उरी इन द मिडल ऑफ द नाइट। सुबह वो उसमें से 30 बंदे एक प्लाटून वहां छोड़ते हैं, 60 बंदे 60 जवान लेके आगे जाते हैं, और देन दे स्टार्ट सीइंग रिफ्यूजीज कमिंग एंड गिविंग देम इंफॉर्मेशन। तब जाके समझ आती है कि इतना कुछ, इतना बड़ा कुछ हो गया। उससे पहले पता ही कुछ नहीं था, और दिल्ली में वैसे कुछ नहीं पता। And then Battle of Gadi happens on 23rd when they come in front of each other. So it is now 60 people and they are 6,000. And उसमें जो कैप्टन पृथ्वी चंद की दिलेरी है, जो सूबेदार दुनी चंद थे वर्ल्ड वॉर 2 के, सूबेदार दुनी चंद की पूरी प्लाटून 30 की 30 पूरी मारी गई। लेकिन उसने ना पूरा दिन रोक के रखा। उसमें ये हमारे नरसिंह जी PW हुए थे, तो वो कहते हैं ना कि जब हम सुबह लड़ाई हुई थी, जब शाम को तारे आ गए थे, तब तक लड़ाई चलती रही। तो बेसिकली 30 पीपल फाइटिंग, 60 फाइटिंग 6,000। और 60 में जो पहले जो कैप्टन पृथ्वी सिंह की प्लाटून ने अटैक किया था, उनकी गाड़ी को कब्जा कर लिया, पहली गाड़ी पकड़ ली, फिर गाड़ी को पूरा ही डिसेबल कर दिया। उसमें उनकी अपनी भी काफी इंजरी हो गई थी, उनको खुद ही गॉट इंजर्ड। सो ऑल दिस गाइज वर पुल्ड बैक, रेडियो सेट ही नहीं थे। सो जब ब्रिगेडियर जिंद्रा पीछे आ रहे थे, तो वो दे कुडंट टेल दुनीचंद की, तो वो पीछे आ जा अपने बंदे लेके। ही वाज वेटिंग लाइक गुड सोल्जर। अम्यूनिशन खत्म, बंदे खत्म, बट ही डिडंट विथड्रॉ। एंड देन उन्होंने नर्सिंग को भेजा था कि जाके देख के, अब ब्रिगेडियर साहब को पूछो हुक्म क्या है नेक्स्ट, आई डोंट हैव एम्यूनिशन लेफ्ट, माय पीपल बीन किल्ड। एंड दैट इज अ वेलर। आपको कहता है कि डोगराओं ने क्या किया, ये होता है वेलर की, जब आपके पास एम्यूनिशन नहीं बचा, आप एक ऑर्डर जो आपको दिया गया था पहाड़ी के ऊपर बैठो, और आप बैठे हो लड़ रहे हो, लास्ट मैन लास्ट राउंड, उन्होंने भी किया बेचारों ने लास्ट राउंड। सो 23rd का पूरा दिन गढ़ी की बैटल में चला गया। 24th की सुबह उड़ी का ब्रिज उड़ा दिया गया, क्योंकि रात को वापस आके दे अंडरस्टूड कि अभी ये नहीं हो सकता। तो 24th को जब ब्रिज उड़ा, तो उनका तो एम ही ये था कि यहाँ से सामान लेना है, लूट मचानी है, लड़कियां उठानी है, तो उनको तो गाड़ियां चाहिए थी। तो दे रिफ्यूज टू कम, जैसे हम तो तभी जाएंगे आगे जब आगे गाड़ियां जाएंगी। बट उन्होंने कुछ दस्ते अपने इन्फिल्ट्रेशन करके जेलम के साथ साथ भेजने शुरू कर दिए थे। सो ओवर नेक्स्ट 2 days, 25 26 महुरा रामपुर में ये लड़ाइयाँ हुई। महुरा का बिजली घर का फिर लाइट बंद कर दी गई थी, आपको पता है, स्टेशन डिसेबल हुआ। तो 27th की अर्ली मॉर्निंग, 26 की रात, 27th की अर्ली मॉर्निंग से अबाउट 2:30 इज द लास्ट टाइम when Brigadier Rajendra Singh was seen. And when he told people, you carry on and leave me, I have to obey Maharaja's hukum ki last man last round, I'll be the last man, and possibly with 1 or 2 rounds in his pistol or revolver, whatever he had, and thereafter he is never seen. So this is how। और उसमें इन्होंने देखो, ये तो हो गया, ठीक है। दुनिया में कई मिसाल नहीं है कि किसी देश का चीफ ऑफ स्टाफ 100 बंदे लेके आगे जाता है और लड़ता है खुद। और लोग कहते हैं जी और भी गई थी रीइंफोर्समेंट आती थी, 20-20 25-25 लोग आते रहे, लेकिन इतने तो मरते भी गए रोज। 30 तो पहले दुनीचंद की प्लाटून पूरी क्लियर हो गई, तो 22nd को वो 100 थे, 22nd की इवनिंग को 60 बचे थे। फिर खजान सिंह के साथ कुछ लोग आए, तो देवर नेवर मोर देन 100 एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड 26 रात और 27 की अर्ली मॉर्निंग से पहले पहले बेसिकली देयर इज नोबडी लेफ्ट इंटैक्ट। दे वर इधर इंजर्ड, और 1 2 4 को छोड़ के बाकी दे वर डिसेबल्ड। सो दिस इज हाउ। बट अब देखो, ये तो ड्यूटी थी, देश को बचाना था, लड़े उन्होंने, चलो हर फौजी की ड्यूटी है। कश्मीरी कश्मीरी जो गवर्नमेंट बनी बाद में महाराजा के खिलाफ जो चला, उसमें क्या नैरेटिव बना कि 22 तारीख को आए और बारामूला पहुंच गए, जबकि पहुंचे 27 को, और उनके पहुंचने के 3 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी पहुंच गई श्रीनगर बाई एयर। और 27 की 2 बजे कर्नल राय जो 1 सिख के CEO थे, वो अपने कुछ लोग लेके बारामूला पहुंच गए, तो आमने सामने आ गए। उनको देख के ये हैरान, उनको उनको इनको देख के वो हैरान, बिकॉज उनको बताया गया था कि आफ्टर दिस तो पूरा खुला है रोड, हाईवे ओपन, जस्ट गो एंड कैच महाराजा।
इंडियन आर्मी को बताया गया था कि कुछ क्यों रेडर क्यों बोला गया। आप अकबर खान की अगर बुक पढ़ोगे तो वो तो नेहरू को कोट करता है कि नेहरू कॉल्ड अस रेडर्स, सो लेट्स लेट्स कॉल अस एज रेडर्स। बोला कुछ नहीं है, बंदूकें तो कुछ नहीं, दो तलवार शलवार लेके लोग आए हैं, बिकॉज ब्रिटिशर्स आर मिसलीडिंग आवर टॉप लीडरशिप इन दिल्ली। तो दे नेहरू साहब कुछ नहीं है, फ्यू पीपल हैव कम राउडीज। तो दे आर, इन्होंने सोचा कि जाएंगे दो चार गोलियां चलाएंगे। वहां जब मशीन गन खुली उनके ऊपर तो ही अंडरस्टूड कि भाई यहाँ तो प्रॉपर फौज आ रखी है। सो 27 वो बारामूला पहुंचते हैं। बारामूला को लूटने से पहले देखिए, अब जब मुजफ्फराबाद गिरा, जब गढ़ी में मैसेकर हुआ, उरी में मैसेकर हुआ, तो बारामूला की टोटल पॉपुलेशन 15,000 थी। उसमें से जितने नॉन मुस्लिम्स थे एंड दोज हु कुड अफोर्ड, दे हैड गॉट अवे, चले गए थे। ओनली दोज हु कुडंट गेट अवे वाज कैटेगरी लाइक दोज हु आर सिक, वेरी पुअर। बिकॉज जो टांगा और जो टैक्सी वाले थे ना, जहां पर 1 रुपया टिकट थी, उन्होंने टिकट 100 रुपया कर दी थी। बारामूला टू श्रीनगर लूटने वाले तो हर जगह का मौका लेते हैं। और देयर वर few who said we can't go because हमारे घर में गाय है, how will we leave her, and there's particular case where a cow was pregnant, lady said I can't leave her alone, she's like my daughter. Then when they came, they plundered all the houses, जो भी मिले उनको नॉन मुस्लिम्स पहले उनको उन्होंने मारा भी, रेप भी किया। देन नेशनल कॉन्फ्रेंस के गार्डर के पीछे पड़े, बिकॉज उनको लेके आने वाले साथ में थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले, जो हमारी दो पार्टीज थी यहाँ पे। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का होल्ड बेसिकली पुंछ रजौरी में ज्यादा था, हालांकि वो भी शेख अब्दुल्ला की ही बेबी थी, उसी ने बनाई थी पहले। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे को सॉर्ट आउट करवाया ना। ये सब 2-3 दिन लगे, लेकिन डिले उसके कारण नहीं हुआ। डिले हुआ 22, 23, 24, 25, 26 की जो लड़ाई लड़ी डोगरा आर्मी ने, फ्रॉम कर्नल नारायण सिंह टिल ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उसके कारण। और उसके बाद जब कर्नल राय ने देखा कि बहुत सारी आ गए हैं फौज, एंड नेक्स्ट डे ही गॉट किल्ड, तो पट्टन में जो डोगरा आर्मी के बचे खुचे लोग थे और जो सिख रेजिमेंट बाहर से आई और बाकी जो आर्मी आई, तो पट्टन में उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। तो इनको पट्टन में रोक लिया। अब ये सीन हुआ कि 27 तारीख से वो बारामूला से निकलने, 28 को निकलने की कोशिश की, आगे इंडियन आर्मी और स्टेट फोर्सेस का जॉइंट पट्टन पे मोर्चा हो गया। वो आगे उसको तोड़ ही नहीं पाए फॉर मैनी डेज। तो अब जब 6,000 लोग एक टाउन में आते हैं और आगे रास्ता बंद हो गया, तो जब अटैक 100-200 आते थे, अटैक करते थे, पिट के वापस चले जाते थे। जो बाकी बचे तो वो पीछे प्लंडर करते रहे बारामूला। तो बारामूला गॉट प्लंडर्ड बिकॉज देयर एडवांस वाज हॉल्टेड। वेयर एज नैरेटिव थोड़ा ही ट्विस्ट होता है ना। नैरेटिव ये कहता है कि बारामूला में प्लंडर करने रुक गए इसलिए आगे ना जा पाए, ऐसा कुछ नहीं था। बारामूला में ही उनको डिले किया डोगराज ने, उसके बाद इंडियन आर्मी ने रोक लिया और बारामूला इन द प्रोसेस गॉट प्लंडर्ड। एंड देन ऑफ कोर्स मैडम, मैं आपसे डेफिनेटली ये सवाल करूंगी, ये जो हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन थे, या जो आपने बोला कि 22, 23, 24, 25, 26, ये इतने दिन जम्मू कश्मीर के स्टेट फोर्सेस लड़ रहे थे, डोगरा सोल्जर्स लड़ रहे थे, लेकिन हमने इसके बारे में कभी सुना नहीं। बैटल ऑफ गढ़ी आपने जो थोड़ा डिस्क्राइब किया, जो मुझे समझ में आता है कि इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। इससे हमें बहुत सारे लेसन्स मिल सकते हैं और बहुत सारे हीरोइज्म के भी किस्से बाहर निकल कर आते हैं। बट वी हैवंट, दैट बैटल आल्सो हैज नॉट बीन गिवन उतना अहमियत नहीं दी गई, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो इससे पहले कि मैं आपसे हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन पूछूं, आप कुछ एक दो इंसिडेंट्स या एक दो ऐसे सोल्जर्स के बारे में बता सकते हैं, उनके हीरोइज्म के बारे में, जिससे थोड़े हमारे ऑडियंस को, खासकर जेएनके के बाहर भी समझ में आया कि किस तरह की लड़ाई थी ये, और उन्होंने कैसे, दिस इज द, मतलब आखिरी सांस और आखिरी खून के कतरे तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये देखिए आप, हम बैटल ऑफ सारागढ़ी की बात करते हैं, ठीक है, वहां भी 20-22 थे और हजारों टाइप से, बट वो एटलीस्ट एक फोर्ट के अंदर थे एंड दे वर प्रोटेक्टेड बाय फोर्ट, दे हैड एम्युनिशन विद देम, दे हैड खाना पीना विद देम। यहाँ देखो आप, 22 तारीख को इकट्ठे किए जो जहां से मिला, और शाम को यहाँ से निकलते हैं, बारिश हो रही है और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो कोई सिविल गाड़ी भी पकड़ी, कोई सिर्फ ब्रिगेडियर साहब की जीप थी, बाकी तो सारा जो मिला उनको इकट्ठा करके तेल वेल डाल के went। रात को बारामूला उरी पहुंचे मिडनाइट में, इट इज अगेन रेनिंग। दैट्स द फर्स्ट टाइम एंड पीपल हैव कप ऑफ टी, बिकॉज जो उरी में चाय वाला था बस स्टैंड पे, उसका बाद में somebody had recorded his interview because the brigadier साहब had a meeting with the administrator there, जो तहसीलदार था, जो भी पटवारी उस्तवारी जो भी थे वहां पे बारामूला में, उनसे उन्होंने बात की थी, भाई टेल द टाउन पीपल एवरीथिंग इज ऑल राइट। फिर जब वो आगे जाते हैं, 23rd की जो लड़ाई है गढ़ी वाली, अनलाइक सारा गढ़ी, ये आमने सामने आगे थे। ना तो वहां कोई किला था, ना मोर्चा खोदने का टाइम था। अब देखो फौज लड़ती है तो डिफेंसिव एक तरीका है ना लड़ने का, पहले आप उस ग्राउंड को चुनते हो जहां आपको लगता है यहाँ मैं बैठूंगा तो मैं रोक लूंगा, है ना, ग्राउंड ऑफ ओन चूजिंग, दैट डिडंट हैपन। फिर अब अगर आपको जो भी जमीन, यू चूज अ ग्राउंड और इट्स गिवन टू यू बाय ऑर्डर, जैसे 62 में हुआ था नॉर्थ ईस्ट में नमकाचू में, ग्राउंड अनफेवरेबल ग्राउंड वाज ऑर्डर्ड टू इंडियन ट्रुप्स की, ये इसको ऑक्युपाई करो। अगर ऐसा भी होता तो आप मोर्चे खोदते हो, आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए लड़ना तो अपने मोर्चे के अंदर से, वो भी नहीं, टाइम ही नहीं था, आमने सामने आ गए।
एंड न्यूमेरिकल डिफरेंस देखिए आप, 60 और 6000, एंड 60 वो आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ फाइंड आउट कि हो क्या रहा है, और 6000 के पीछे जहां तक उन्हें नजर जा रही है पूरे आगों गांव के गांव चल रहे हैं विच दे हैव पुट। तो लुक एट द ट्रॉमा और मेंटल स्ट्रेस ऑन द सोल्जर, दैट फर्स्टली ही डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग, सेकेंडली जब दूर तक नजर आती है आग लगी हुई है, और उसके आगे 6000 फ्रेंजिड पीपल हुज ओनली कॉन्सेप्ट इज कि मारेंगे तो हम जन्नत करेंगे, हम लोग मारेंगे फिर मरेंगे। एंड नाउ उनको जब घेरने की कोशिश की है, जो दुनीचंद की प्लाटून थी, जब उन्होंने देख लिया ये नहीं आ रहे, तो सभी रोड है जिसपे ब्रिगेडियर जिंदर सिंह खड़े हैं, और राइट साइड में कैप्टन पृथ्वी सिंह को भेजा गया कि आप राइट में जाइए, सूबेदार दुनीचंद को लेफ्ट को भेजा गया। नाउ दे वर सपोज टू, दे कुडंट सी ईच अदर बिकॉज एरिया सच, यू डिडंट चूज इट, इट वाज सर्कमस्टांशियल। तो कम्युनिकेशन नहीं है, देयर इज नो रेडियो सेट, एक ही रेडियो सेट है ब्रिगेडियर साहब के पास, तो आपस में बात नहीं कर पाते। सडनली कैप्टन पृथ्वी सिंह ने देखा कि जो गाड़ियां वहां से मोड़ काट के आई, ब्लाइंड टर्न था, कि जो पहली गाड़ी आई तो ही गेव ऑर्डर कि ओपन फायर। जैसे वो गाड़ी रुकी और वो उनको झटका लगा कि कहाँ से फायर आ गया, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। सो जब वो नीचे उतरे लोग, जब गोलियां चली, दोस सो कॉल्ड कोबालीज जंप्ड आउट ऑफ व्हीकल, कैप्टन पृथ्वी सिंह चार्ज्ड विद हिज men and he captured that vehicle and then he started driving back towards own area। अब जो हमारे जवान यहाँ बैठे थे उनको तो पता नहीं है कैप्टन पृथ्वी सिंह कर रहे हैं, बिकॉज कश्मीर है, पेड़ हैं, पौधे हैं, हरियाली, वहां अक्टूबर में भी कोई इतना वो नहीं होता, तो विजिबिलिटी नहीं थी, एंड मोड़ था। उन्होंने उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, उसमें उनका ड्राइवर मारा गया, और 3 जवान हमारे अपनी फायरिंग से मारे गए। देन ही टुक आउट हिज वेस्ट एंड व्हाइट फ्लैग दिखा के, देन फिर अच्छी अच्छी थोड़ी सी डोगरी पंजाबी में गालियां निकाली, एंड देन टोल्ड वे रुक जाओ, तो वो रुक गए। बट तब तक गाड़ी जो थी बुरी तरह से डिसेबल हो गई थी। बट उसका फायदा क्या हुआ, ही आल्सो गॉट इंजर्ड हिमसेल्फ, कि गाड़ी जो थी वो जब उसको गोलियां लगी हैं अपनी तरफ से आगे से, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और वो उसके बाद टायर वायर फट गए और वो गाड़ी बीच में ऑब्स्टेकल बन के खड़ी हो गई। तो जो पीछे गाड़ियां आ रही थी ना, उसको डिले इम्पोज हो गया कुछ घंटों का। फाइनली दे वुड हैव पुश्ड इट एंड थ्रोन इट डाउन, बिकॉज गाड़ी तो उनके काम की नहीं थी, लेकिन पीछे कौन हुई रुक गई। जब ये हो रहा था एंड दे केम टू नो कि भाई आगे तो गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे फौज खड़ी है, तो उन्होंने राइट हुक बनाने की कोशिश की, कुछ लोगों को लेफ्ट से भेज दिया जेलम के पार से, और जेलम के पार से जाते हुए दिख तो रहे थे इनको, देखो वहां तो गोली नहीं पहुंच रही थी, प्रिटी फार। जो राइट वाले आए ना, उधर दुनीचंद था, सूबेदार दुनीचंद विद 20 odd पीपल, एंड लाइक आई टोल्ड यू होल डे ही वाज होल्डिंग। एंड उनकी सिचुएशन ये हो गई प्रिकेरियस की, वो हिलॉक के ऊपर है, और उसके ऊपर जो पहाड़ है उस पे आगे, उस पे वो लोग ऊपर से दे फायरिंग ऑन देम। तो एक तो आप डोमिनेट हो गए बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन, दूसरा आपके पास अम्युनिशन नहीं, तीसरा आपके पास हुक्म ही नहीं, पता नहीं करना क्या है। तो यू फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, एक मरा दूसरा मरा, जो मरा उसकी मैगजीन निकाली, इकट्ठी की, चलो कुछ राउंड है, फिर देन फाइनली जब सारे मार गए तो एलएमजी पे चले गए दुनीचंद खुद की, जो एक मशीन गन थी उनके पास। एंड देन ही सेंड दीज 2 guys कि ब्रिगेडियर साहब को पूछो हुक्म क्या है। इतने में ये सारी फौज निकल चुकी है वापस, बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन। अगर आप कमांड एंड कंट्रोल ही खत्म हो गया। और लुक एट दैट मैन, पहले लुक एट पृथ्वी सिंह जिसने जिसने मच मोर देन व्हाट वाज ऑर्डर टू हिम, ही वाज ऑर्डर्ड कि वहां जाके इन पे उनको रोको। इसे रोकना तो बाद में, पहले जाके पकड़ के लाते हैं गाड़ी, इट्स अ मॉरल विक्ट्री। एंड देन यू कैच समबडी, एंड बिकॉज पता ही कुछ नहीं था, पॉसिबली हिज एम वाज टू कैच समबडी लाइव एंड आज में क्या हो रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर एंड व्हाट इज योर एम, क्या आपको ब्रीफिंग क्या की गई है, इस काइंड ऑफ इंटरोगेशन कुड हैव गिवन अस सम इन्फॉर्मेशन। तब तक कुछ नहीं था किसी को पता। और इधर दुनीचंद जी हैं जो कहते हैं भाई यहाँ हुक्म था, यहीं लड़ेंगे यहीं मरेंगे, लास्ट में लास्ट राउंड वो वहां पे खत्म हुए। एंड एक वहां पे हवलदार ब्रीता राम थे, जिनको जब कर्नल नारायण सिंह ने बोला था कि नहीं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर ट्रुप्स, मेरे मुस्लिम ट्रुप्स मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, तो श्रीनगर से कुछ एक्सप्लोजिव भेजे गए थे उनको कि ओके ठीक है आप ट्रस्ट करो, बट जो दुमेल का ब्रिज है उसमें एक्सप्लोजिव लगा के तैयार कर दो, अगर कोई कॉन्टीजेंसी होगी उड़ा देना। बिकॉज अगर उस ब्रिज को उड़ा देते तो फिर वो आ नहीं पाते इस तरफ, बिकॉज ब्रिज ओवर झेलम एंड नीलम गंगा का जो वैली कृष्ण गंगा का जो कॉन्फ्लुएंस पे जो ब्रिज है काफी वाइड है, अगर उसको उड़ा देते उनकी गाड़ियां तो आ नहीं पाती। तो वो बेचारा पहुंच ही नहीं पाया था, और इधर से उधर काम हो गया, अटैक आ गया। सो उसी ब्रिताराम को फिर टास्क दिया गया कि जो उरी का ब्रिज है उसको आप तैयार करो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अभी भी हमारे लोग उरी में, उरी आगे था ब्रिज पीछे था टुवर्ड श्रीनगर, तो लॉजिक तो ये बनता है कि आप उरी के आगे किसी जगह को, लेकिन कोई था ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ पे उसको उड़ा सकते, ओनली ब्रिज वाज दिस साइड ऑफ उरी। तो मजबूरी में इनको उस ब्रिज को तैयार किया, लेकिन टिल द लास्ट मिनट
ही गेव हिज ऑर्डर कि सबको आने दो, जितने लोग निकल पाए सुबह तक। 23 की रात को ब्रिज तैयार किया, एक्सप्लोजिव ब्लो अप नहीं किया। तो रिफ्यूजी जो भाग भाग के आते रहे उड़ी से भागे, जब वो आए 3-4 घंटे के बाद, जब उनकी गाड़ी वाड़ी हटा के, तो उन्होंने उड़ी को प्लंडर करना शुरू कर दिया। तो वहां से जो लोग भागे, जितनों को बचा सकते थे, बचाने के बाद देन द ब्रिज वाज जस्ट व्हेन देयर फर्स्ट व्हीकल केम ब्रिज। तो ये सुनने में बड़ा आराम से लगता है कि गाड़ी आ रही है, वीडियो गेम में आपको ना नर्व स्टील की चाहिए होती है, हाथ कांपते हैं उस टाइम। तो वही मैं कहता हूँ, जब ये लोग ये डोगरा वेलर की बात करते हैं, क्या किया ये, इनको पता नहीं है, इन्होंने कभी फायर देखा नहीं, इनको पता नहीं उधर होता क्या है, हाथ में बटन होता, बटन दबता नहीं है लोगों से। तो हिम्मत थी ना, लास्ट मिनट तक सामने आया, फिर उड़ाया उसकी फेस ऑफ इट। सो देयर सो मेनी स्टोरीज जिसका नाम ही नहीं पता हमें। ये तो लकली जनरल जमाल हैं, कुछ लोग हैं जो हमें बता गए, अदरवाइज किसको पता है। बैटल ऑफ गढ़ी, मैं अभी पिछले हफ्ते, कोई 2 हफ्ते पहले दिल्ली में था, न्यूज एक्स का फेस्टिवल ऑफ आइडियाज, एक फेस्टिवल था 2 days, वेरी प्रोमिनेंट स्पीकर्स ऑल ओवर इंडिया हैड कम देयर। जब मेरा टाइम आया तो मैंने ओपन हाउस, बड़े पढ़े लिखे लोग, जर्नलिस्ट, टॉप क्लास पीपल सिटिंग, आई सेड गढ़ी के बैटल का नाम सुना तो हाथ खड़ा करो, नॉट अ सिंगल हैंड। तो उनको वाई ब्लेम देम, हमारे जम्मू में कितने लोगों को पता है। सो चलो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चलो लिखते हैं, कोई पढ़ेगा तो पढ़ेंगे, तो अभी कांट वी कांट फोर्स इट, बट कोई ना कोई पढ़ेगा, चलो सीखेगा। आई नो, वही करने लगा। इनफैक्ट ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का भी वही अटेम्प्ट था कि कम से कम हम अपनी ये कंटेंट क्रिएट करते जाएं कि शायद कोई तो पढ़ेगा, या आज जैसे ये पॉडकास्ट सुनेगा तो उसमें से कुछ और लोग लिखेंगे, जैसे आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं। आपने जो बात कही कि बैटल ऑफ गढ़ी आपने पूछा और कोई भी हाथ ऊपर नहीं उठा बिकॉज सुना ही नहीं था। दीज आर थिंग्स विच आर शॉकिंग। मतलब जिनको थोड़ा आइडिया है या जो जम्मू के लोग हैं उनके लिए तो ये शॉकिंग होता है कि आपको पता ही नहीं है कि नरसिंह देव जम्वाल जी को प्रिजनर ऑफ वॉर, ही वाज वन ऑफ दोज, उन्होंने अपनी आत्मकथा में ऑफकोर्स लिखा है, लेकिन वो कितने ही लोग पढ़ेंगे। तो मैं आप ही के बुक से ये लाइन बोल रही हूँ कि क्रॉनिकल हिस्ट्री रिमेन्स प्री डिस्पोज्ड टू ह्यूमन लिमिटेशंस। ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लाइन लगी। तो ये जो हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस आए और सडनली हम देखते हैं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उनके बारे में बात कम हो रही है और मकबूल शेरवानी के बारे में ज्यादा हो रही है। ये कैसे हो गया? लाइक हाउ एज अ नेशन हम बैटल ऑफ गढ़ी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को नहीं देते, हम इन कहानियों को आगे नहीं आने देते। ये जो डिस्टॉर्शंस थे, खासकर जम्मू कश्मीर हैज बीन अ विक्टिम ऑफ इट। ऐसे तो पूरी हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे इस तरह के डिस्टॉर्शंस हैं, बट इन द रीसेंट पास्ट JNK हैज बीन अ विक्टिम ऑफ इट। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? व्हाई हैज दिस हैपेंड? मनु जी, लड़ाइयाँ होती हैं कई सदियों में, कई दशकों में एक बार। बैटल ऑफ नैरेटिव्स हर दिन होती है, और बैटल ऑफ नैरेटिव ही आपके माइंड को डिस्टॉर्ट करती है, और आपके दिमाग में एक ऐसी चीज डाली जाती है जो कभी हुई या नहीं हुई। इसके 2-3 रीजन है। एक तो अनइंटेंशनल, ये था कि ब्रिगेडियर LP सेन थे, जो कि पहले ब्रिगेड कमांडर थे, जिन्होंने कश्मीर को बाद में खाली करवाया लड़ते लड़ते। उन्होंने बुक लिखी, सरेंडर वाज अ थ्रेड। ओके, नाउ दैट बुक इज इवन टुडे कंसीडर्ड बाय मैनी एज गॉस्पेल। इनफैक्ट हमारे प्रमोशन एग्जाम्स में, आर्मी के प्रमोशन एग्जाम में प्रिस्क्राइब थी लास्ट ईयर, और मेरी बुक भी उसमें प्रिस्क्राइब की गई। तो फिर आई ऑब्जेक्टेड, ऐसे जा तो मेरे को निकाल दो, बिकॉज उनकी उनकी स्टोरी और मेरी स्टोरी मैच नहीं करती। सो ही इज अ फौजी हु, इंडियन आर्मी 27th को आई है, वो तो 31st को आए हैं, बाद में आए। पहले एक ब्रिगेडियर साहब जख्मी हुए, फिर दूसरे, फिर तीसरे। तो उन्होंने वो लिखा जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने तो डोगरा का लड़ाई तो देखी नहीं। सो उनकी जो बुक जो मास्टर मानी जाती है कि वेरी गुड अकाउंट, उसमें तो डोगरा वॉर, बिकॉज ही डिडंट सी डोगरास फाइटिंग, बट इन माई माइंड ही शुड हैव एटलीस्ट, अ फौजी कमांडर, ही शुड हैव एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई 4 दिन कहाँ थे, हुआ क्यों, ये तबाही क्यों नहीं मची। दैट पार्ट वाज टेकन आउट। सो मेन स्ट्रीम में उसको, उस बुक को काफी लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, उसको निकाल दिया गया। दूसरा आया मकबूल वानी। मकबूल शेरवानी जो था, वो कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग। वो शेख अब्दुल्ला का राइट हैंड था। शेख अब्दुल्ला सूडो सेकुलर था, कहता था सेकुलर, जिसने पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ी की, बाद में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दूसरी पार्टी खड़ी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जो उसने एज चीफ मिनिस्टर जो किया उसने 77 में, जब 850 गांव के नाम रातों रात चेंज किए, तो वी नो हाउ सेकुलर ही वाज। बट मकबूल शेरवानी वाज एक्चुअली सेकुलर। वी शुड गिव डेविल इज ड्यू। शेख अब्दुल्ला का राइट हैंड था, बहुत सेकुलर था। लेकिन 27th को जब बारामूला गिरा, जिस दिन टेररिस्ट, वो जो इन्वेडर्स अंदर पहुंचे, उस दिन वो श्रीनगर में था, तो ही वॉजंट देयर। फिर उसने वहां से बाइक ली, BMW किसी की लोन पे,
एंड ही वेंट अराउंड इनटू सोपुर बांडीपुर, वहां पे कश्मीरी पंडित काफी थे, उन्होंने बोला आप मत कहीं जाओ, हम आपको बचाएंगे। एंड ही काइंड ऑफ गेव अ लेक्चर टू लोकल मुस्लिम, तुम लोग कैसे हो यार, अपने पड़ोसियों को तुम नहीं बचा पा रहे, दैट काइंड। बट देन अ स्टेज केम एंड ही वेंट एंड सेड कि आप यहाँ से निकलो। This- उस उन दिनों में, क्योंकि उसने जिन्ना के गले में जूतों का हार पहनाया था, जब जिन्ना साहब कश्मीर से निकल रहे थे, जम्मू से एंटर करके, फिर श्रीनगर में उनका शेख अब्दुल्ला से कुछ टसल हो गई थी, एंड उसने शेख अब्दुल्ला को ह्यूमिलेट किया था जिन्ना ने ऑन स्टेज। उसका बदला लेने के लिए वो बारामूला तक, जब उसकी लास्ट रैली थी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने करवाई थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज बेसिकली, इट हैड टाई अप विद मुस्लिम लीग। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हमारी स्टेट में ये मुस्लिम लीग, इंडियन कांग्रेस ये अलाउड नहीं थी, बिकॉज आर्स वाज अ प्रिंसली स्टेट, इट वाज नॉट ब्रिटिश इंडिया, द पार्टीज को अलाउड नहीं था। तो यहाँ जो पार्टी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसने टाइप कर लिया था मुस्लिम लीग के साथ। तो उनके जो रैली थी बारामूला में, इसने उनके जूतों का हार उसके गले में डाला था। उसके बाद ही जंप, उसको मारने आया तो ही वॉज वेरी यंग एजाइल, ही रैन अवे। तो लोग कहते हैं कि थोड़ा से ही वॉज अ मैवरिक काइंड ऑफ ए पर्सन, वट एवर। तो उसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बंदों ने पकड़ के पकड़ाया, इन्वेडर्स के हवाले किया, बिकॉज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले उस टाइम तक पीछे पड़ चुके थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और ये बड़ा लीडर था। ठीक है, उसको बड़े गंदे तरीके से मारा गया, गोलियां मारी गई, वो सब एवरीथिंग इज ग्रांटेड टू हिम। बट हुआ क्या, जैसे सब ठीक हो गया, वॉर खत्म हो गई, तो जो टेक्स्ट बुक्स थी कश्मीर की, उसके एक चैप्टर डाला गया 47 के पे, उसमें लिखा गया, डोगरा आर्मी का कुछ जिक्र नहीं किया गया, उसमें ये बताया गया कि मकबूल शेरवानी वाज द ओनली पर्सन हु सेव्ड अस, कि इंडियन आर्मी आने से पहले इट वाज मकबूल शेरवानी एंड हिज गैंग। इट इज ऑन रिकॉर्ड मनु जी, ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ एमओडी 47-48, कि जबकि छम्ब में, नौशहरा में, पुंछ में, लेह में, everywhere locals joined army units as militias or irregulars. They were called scouts, Punch scouts, Chamb scouts, Nubra guards. These are all local volunteers जिनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके they were helping army. जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर्स जिन्होंने कश्मीर में, श्रीनगर में मार्च करना शुरू कर दिया था, वो पुराने आप देखना गाने हैं, बड़ा कुछ है उसमें, हिंदू भी थे, सिख भी थे। ऑर्डर्स केम फ्रॉम दिल्ली कि इनको कभी भी दुश्मन के सामने नहीं लिया जाए, दे विल नॉट बी एक्सपोज टू फाइटिंग। तो नॉट ए सिंगल एनसी कार्डर वेंट इनटू जहां पे गोली चली हो। वो पेट्रोलिंग तो कर रहे थे। एक 48 का फोटो है बड़ा फेमस, नेहरू जी आए और लेडी वुमेन गार्ड उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रही हैं, वो 48 का फोटो है। 48 में तो नवंबर 47 में ही कश्मीर खाली करा दिया था टेररिस्ट उनसे, इन्वेडर से, तो फिर वो क्या है। तो इट वाज सब नेशनलिस्टिक जो टेंडेंसीज थी शेख अब्दुल्ला की, ये उसकी उसकी करतूत है कि महाराजा जी को एक्साइल कराया, एंड देन दे क्रिएटेड दैट चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक विच क्लेम्स कि इट वाज मकबूल शेरवानी और उसका जो गैंग था उसने बचाया। जब वो आए उनको गलत रास्ता बता दिया, वो बंदे कश्मीर आ रहे हैं, उनके साथ हमारी अपनी फौज मिली हुई है, उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कार्डर मिले हुए हैं, वो रास्ता पूछेंगे एक बंदे को जो रास्ते पे जा रहा है कि यार श्रीनगर, और सामने रोड, पक्की रोड जा रही है श्रीनगर, आई मीन लुक एट द थिंग। बट वो इतना ट्विस्ट करते हैं ना छोटा सा, उससे क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट देखिए। जो नेक्स्ट जनरेशन जो आई, जो पढ़ी, जो उस टाइम छोटे बच्चे थे, उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा कि हमें तो भैया कश्मीरी को कश्मीर ने कश्मीर को कश्मीरी ने ही बचाया। डोगरास भाग गए, महाराजा भाग गए, हाँ इंडियन आर्मी आई थोड़ी बहुत लास्ट में आई, तो वाई शुड दे बी थैंकफुल टू इंडिया। सो उनको, टू मेक देम फील वेरी ग्रेट अबाउट कश्मीरी, अपना कश्मीरी आइडेंटिटी, एंड हैव नो लव लॉस फॉर इंडिया, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट चैप्टर। और गलती गलती इंडिया से क्या हुई, सो कॉल्ड इंडिया और दिल्ली, कि क्योंकि उसको बड़ी बुरी तरह से मारा था, उसकी डेड बॉडी टंगी हुई थी काफी दिन से, इट वाज रॉटिंग, तो आर्मी ने उसको उतार के उसको लोकल मौलवीज को बोला कि इसको प्रॉपर बरियल दो, जो कि कोई भी फौज करती है, वन यू रिट्रीव योर ओन एरियाज, जो प्लंडर हो गया, और भी लोगों जो मारे गए थे, डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, उनको किया। तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला के कहने पे दिल्ली से हुक्म आता है कि इसका एक मेमोरियल बना दो यहाँ पे। तो शेख आर्मी क्रिएटेड मकबूल शेरवानी का, जो सिर्फ तो अगर बात बुत करके निकल जाता है, टेक्स्ट बुक में आ गया, एक ऊपर से मेमोरियल बन गया, और वो मेमोरियल तब तोड़ा गया सेम कश्मीरीज ने, दे ब्रोक इट जब जनरल जिया उल हक मरा। सी कहाँ की बातें जुट रही हैं। वो जब शेख अब्दुल्ला वापस आता है एंड कांग्रेस उसको चीफ मिनिस्टर बनाती है विदाउट वन सीट बिलोंगिंग टू नेशनल कांग्रेस की मेजोरिटी थी, शेख अब्दुल्ला को लेके आए, नेहरू जी ने उसको अरेस्ट किया था, इंदिरा जी वापस लेके आई, और उसको सीएम बना दिया गया। और 2 साल के बाद जब वो पक्का सीएम बन के आया, तो उसने वो सारे गाँव के नाम बदल दिए और उसने वो चैप्टर बाहर निकाल दिया, बिकॉज ही रियलाइज कि यहाँ तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है, कि कश्मीर में 20 साल बाहर रहे, तो मकबूल शेरवानी की ज्यादा रिस्पेक्ट थी, शेख अब्दुल्ला की कम थी। बख्शी गुलाम मोहम्मद की रिस्पेक्ट भी थी, हेटरेड भी थी, सदीक भी थी, जो बाकी सीएम बनते गए, ये तो निकल गया था हिस्ट्री से बाहर। तो उसने सबसे पहले वो सब काम की अनडू किए, तो वो चैप्टर निकाल दिया गया।
एंड अभी 3 साल पहले 2 साल पहले आर्मी ने फिर उसका स्टैचू अनवेल किया। तो आई टोल्ड दिस पीपल इंटरनली कि ये गलत कर रहे हो आप। वी मस्ट रिकॉग्नाइज हिम एज अ सेकुलर गाय। यू मे गिव हिम लॉट ऑफ ड्यू फॉर बीइंग ब्रेव एंड जिन्ना को जूते का हाथ डाला है, बट डोंट से कि ही सेव्ड कश्मीर। मोमेंट यू से दिस, हमारे आर्मी, आई नो माय ओन कोर्समेट्स फ्रॉम कश्मीर हु इवन टुडे बिलीव कि उनको बचाया था, कश्मीर बचाया मकबूल शेरवानी ने। तो दिस इज हाउ। वो जो इम्पैक्ट है, आपको क्या जरूरत है कि इंडिया को थैंक यू बोलने के लिए, जब इंडिया को बचाने नहीं आया, आपका अपना ही बंदा बचाया और सूली चढ़ के बेचारा मारा गया। सो तो दिस ये इज तो हाउ। काउंटर काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं ज्यादा। कि ये नैरेटिव सर्व करेगा उनको, कश्मीरी सोचेंगे हाँ हाँ हमको ये जुड़ना चाहिए, बट यहाँ तो ना तो इंडिया को के लिए ग्रेटफुलनेस क्रिएट हो रही है, या ना ही डोगरास या जम्मू रीजन के लिए क्रिएट हो रही है। या ट्रू। देन इट्स एब्सोल्युटली ट्रैजिक एंड विजन की कमी है। एंड आप या एंड जो आपने बोला कि अभी रिसेंटली अनवेल हुआ, इट मींस कि अभी भी कोई चेंज नहीं आया, उस समझ में नो कोई नो। चेंज नहीं आई है। या और अब आप किसी कश्मीरी से डिस्कस करते हो, गुड कश्मीरी, लर्नड कश्मीरी, तो जब उसके पास कोई आंसर नहीं रहता, कहता देखो अभी ये तो स्टैचू इन्वेल किया आपने, तो आपको ज्यादा पता है। यू नो। ये आई गेस इसीलिए फिर वो हमारा काम ज्यादा बढ़ जाता है कि हम बार बार इस नैरेटिव को सामने लाएं, जो सही फैक्चुअल बातें हैं उनको सामने लाएं। तो मैं इन द एंड आपसे कर्नल है ना ये पूछूंगी कि हाउ वुड यू सम दिस अप, कि अगर आज जम्मू कश्मीर, हाँ, जिसको हम अपना ताज कहते हैं, भारत का क्राउन है, क्राउनिंग ग्लोरी है, ये अगर आज भारत का हिस्सा है, और खासकर इसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई, जो पहली लड़ाई लड़ी गई, फर्स्ट पाकिस्तानी इन्वेजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1947, उसमें आप किसको, मैं नहीं कहूंगी कि पूरा पूरा क्रेडिट देते हैं, लेकिन हु वर दिस पीपल, आप क्या कहेंगे कि क्यों हुई ये साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हु मेड इट पॉसिबल, या जिन्होंने ये होने दिया या फैसिलिटेट किया, आप क्या कहेंगे इन दी एंड? उन्हीं को क्रेडिट दूंगा जिन्होंने उस फौज को रोका, क्योंकि ये दोनों चीजें रिलेटेड थी। अगर उनको हम रेजिस्ट नहीं करते और मुजफ्फराबाद से सीधा अंदर आने देते, तो 22 तारीख की शाम को, नहीं तो 23 तारीख को सुबह उन्होंने श्रीनगर पहुंच जाना था। तो डोगराज स्टॉप देम। सो देयर इज नो डाउट कि डोगरा आर्मी ने कश्मीर बचाया, फिर इंडियन आर्मी ने बचाया, दोनों। लेकिन फर्क क्या है, डोगरा आर्मी के बचाने के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है, इंडियन आर्मी उसके बाद आई है, बिकॉज दैट वाज अ कंडीशन पुट बाय माउंटबेटन। सो हालांकि 24 तारीख को महाराजा ने अपने डिप्टी पीएम से मिस्टर बत्रा, जिसको पहले भेजते थे रामलाल बत्रा को, एक लेटर लिख के दिया था ब्लैंक, सेइंग कि आई गिव ऑल पावर्स टू माय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टू साइन एनी डॉक्यूमेंट यू वांट एंड कंसीडर जे.एंड.के एक्सीडेड टू इंडिया। बट आई टोल्ड यू, चेस की गेम थी। ब्रिटिश को पता था कि वो तो अभी वहां रंगरलियां बना रहे हैं, मुजफ्फराबाद से बाहर नहीं निकले 22 को, 23 और 24 देवर येट टू रीच बारामूला। तो माउंटबेटन का करने नहीं, वो फॉर्मेट पे साइन करा के लाओ, एंड उस फॉर्मेट में फिर मैनन कम्स एंड देन जम्मू में 26 को साइन होता है। सो ये एक फर्क है। क्रेडिट गोज टू डोगरास, more to them, because odds were very very heavy against them, and they fought, they were fighting losing battle from day one. They knew they're not going to stop them, but they kept on fighting, kept on getting killed. And अगर वो उस वेलर को निकाल दिया जाए, तो इंस्ट्रूमेंट ना कश्मीर बचता, ना इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन होता, ना इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन होता, ना इंडियन आर्मी आती। सो देयर आफ्टर इंडियन आर्मी सेव्ड जम्मू एंड कश्मीर, दोनों को क्रेडिट है। बट इसमें ये सटल डिफरेंस जो मैं कह रहा हूँ, अगर इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को आप मानते हो, जो कि मानना भी चाहिए, जो कि उसका सूत्रधार है, तो डोगरा आर्मी के बिना नहीं हो पाता। एज सिंपल। जी, और कर्नल है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये जो कोई अगर सुन रहा है, इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो वो कहेगा भाई जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा बन चुका है, अब कोई इस पे क्यों इतनी हम चर्चा करते हैं, हम क्यों दोबारा हिस्ट्री को दोहरा रहे हैं या उस पर जा रहे हैं? व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक? हमको क्यों इन इन चीजों को सामने रखना चाहिए, या जो सच्चाई है उसको सामने रखना चाहिए? इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है, नॉट जस्ट फॉर जे एंड के, या जो हम और आप जम्मू से हैं उनके लिए नहीं, बट पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हिस्ट्री में लेसन्स होते हैं, और हिस्ट्री हिस्ट्री में इंस्पिरेशंस भी होती हैं। ये जो हमने बात की कि व्हाई शुड अ कश्मीरी किड बी थैंकफुल टू इंडिया इफ ही डजंट इवन अंडरस्टैंड। देखिए, आज आपने कश्मीर को काबू किया, कैसे काबू किया? हमने मिलिटरली सुपेरियरिटी उन पे कर रखी है, डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बट आप क्या गारंटी दे सकते हो कि कल को यही रोड बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे और फौज निकल जाएगी, सब शांत रहेगा? देयर इज नो, व्हाट हैपेंड इन इजराइल यू कैन सी। जब ज्यादा पीस आता है तो और खतरा बढ़ जाता है। जब उनको बच्चों को वो हिस्ट्री समझ आए कि यार हमने पढ़ाया गलत गया, जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है इंडिया के साथ, आप पाकिस्तानियों से बात करके देखो, उनको क्या क्या बताया गया है।
उनके इन्वेडर्स के नाम पे उनके मिसाइल्स के नाम रखे जाते हैं, जिन्होंने उनको अगर ठोका और मुस्लिम बनाया जबरदस्ती। सो जब आपको हिस्ट्री गलत पढ़ाई जाए कि आप पे हिंदुओं ने दबाया हुआ था, फिर आप लिबरेट हुए, नो दैट कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान इज कि हिंदुओं से हमने आजादी ली है, अंग्रेजों से नहीं। हिंदुओं ने हमें दबाया हुआ था। एंड आप चर्चिल की राइटिंग पढ़िए, आप माउंटबेटन की राइटिंग, वेर ही हिमसेल्फ सेज कि जब मैं गवर्नर जनरल बन के आ रहा था, इंडिया में वाइस रॉय बन के आ रहा था, मुझे चर्चिल ने कहा, लास्ट बिट ऑफ एडवाइस, लुक आफ्टर मुस्लिम्स, हिंदूज आर टॉर्चरिंग देम। इमेजिन 47 में जिन्ना डायरेक्टर एक्शन करता है, 47 में, एक साल के बाद, ब्रिटिशर्स न्यू एवरीथिंग। एक्स प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश का नेक्स्ट वाइस रॉय को ये समझा के भेज रहा है कि हिंदूज बहुत ज्यादा तंग करते हैं मुस्लिम्स को। इमेजिन, जबकि हमारे गांधी जी कह रहे हैं मुंह आगे करो, थप्पड़ खाओ, अपनी बीवी को मरवाओ कुछ में। इमेजिन। तो जब तक कश्मीरी जनरेशन ये नहीं समझेगी कि भाई दे हैव रीजंस टू थैंक डोगरास, दे हैव रीजंस टू थैंक इंडिया, तो एक जो अंदर से वो आएगी ना, अंदर वाली जो यूनिफिकेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी। 370 तो कागजों की बात है। जहां तक हम डोगरे हैं, ये हमारी इंस्पिरेशन है। हमें जैसे इंडियन सोसाइटी को एज ए होल हमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया गया कि आपके ऊपर 300 साल अंग्रेजों ने राज किया। फिर हमको पूछा, अंग्रेज तो 1857 में आए थे, उससे पहले तो कहाँ राज किया गया? वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कभी यहाँ लड़ रही, कभी वहां लड़ रही थी ना, तो इंडियन वर फाइटिंग अगेंस्ट देम। सो 1857 से इंडिया वाज नॉट सबड्यूड बाय ब्रिटिश। 1857 के बाद ऑफ कोर्स हमारी प्रिंसली स्टेट्स ने भी उनसे टाई अप कर लिया, सर्वाइव किया। तो आप कहाँ 300 साल कहाँ से गिनने लगे? फिर मुगलों को आप 500 साल पकड़ा देते हो। वी ऑल नो हाउ वास्ट वाज देयर किंगडम, कैसे राजा जय सिंह वाज रूलिंग वन पार्ट, सम फलाना सिंह वाज रीजिंग। तो ये हिस्ट्री की डिस्टॉर्ट, तो हमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा गया है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो जब हम इन स्टोरीज को रिविजिट करते हैं, तो पीपल हु वांट टू गेट इंस्पायर्ड एंड लुक बैक एंड सी। एंड इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कहते हो कि आप विकिपीडिया का पेज खोल के देखिए, 47 में लिखा गया है कि 47 में पाकिस्तान एंटर्ड, आर्मी एंटर, पाकिस्तानीज एंटर्ड कश्मीर बिकॉज इंडिया वाज अबाउट टू अटैक पाकिस्तान। तो विकिपीडिया तो हमारा अपने बच्चे यूज करते हैं, और जब से एआई आया ना, एआई तो वही गंद उठाता है जो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा प्रचलित है, वहीं से उठाएगा नेचुरली। इट हैज नो इंटेलिजेंस, इट जस्ट पिक्स अप व्हाट इज सेम थिंग बीइंग रिपीटेड एट मोस्ट प्लेसेस। तो हाउ डू यू टेल पीपल कि जब तक ऐसे वाले नैरेटिव्स विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में, वी हैव टू कीप कंटेस्टिंग। और हमने लिखा नहीं, हमारे लोगों ने पढ़ा नहीं, खास करके जम्मू में। तो इस इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, these platforms, these conversations. So this is how I look at it. This should not stop. तो करण लेना, क्विकली क्या आपको लगता है कि हमारे लिए एक्शन पॉइंट्स क्या होंगे? बिकॉज वी लाइक टू एंड विद समथिंग टू डू। हमने बातें सुनी, इट वाज आई ओपनिंग एंड मोटिवेशनल, लेकिन हम क्या कर सकते हैं एज इंडिविजुअल्स, एज अ कम्युनिटी, एज इंडियंस? हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें जब तक देशभक्ति, पेट्रोटिज्म, नेशनलिज्म का है, तो हमें डोगरास को तो कोई इसमें तो सवाल ही नहीं है। वी डोंट हैव टू टेल आवरसेल्व्स वी आर गुड। बट एक्शन पॉइंट्स क्या है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें हमारी जो हिस्ट्री है, फ्रंट लाइन स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर will always have only one kind of history, which is military history. We cannot compare ourselves with say तमिलनाडु, जहाँ की टेम्पल हिस्ट्री है, जहाँ की एक सिल्क के ऊपर काम होता है। हमारा ऐसा नहीं, जो वॉरियर कम्युनिटीज होती है ना, उनके पास आज आकर मिलिट्री हिस्ट्री ही बचती है। तो हमें अपनी मिलिट्री हिस्ट्री स्टडी करनी चाहिए पहले तो। जब पढ़ोगे तो इंस्पिरेशन तो आएगी आएगी, साथ में समझ आएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बिकॉज जब वो कन्विक्शन आपके पीछे ऐड हो जाएगी ना, तो आप जब भी फ्यूचर में कुछ भी, आपको हिस्ट्री, पीछे वाली हिस्ट्री फिर आगे आती है। अभी देखिए, अभी बातें चल रही हैं कि देखो जी, ये इजराइल में गाजा का ऐसा हो गया, कल को पाकिस्तान टूट जाएगा, तो अगर वहां से रिफ्यूजी इंडिया में आए तो क्या करना है? सो हमारे पास लेसन्स अवेलेबल हैं कि ये भी एक जिहाद का तरीका है। व्हेन यू सेंड रिफ्यूजी, वी सीन यूरोप गोइंग टू डॉग्स, जो हो रहा है यूरोप में। सो दीज आर लेसन्स विच मी, तो उसके लिए पहले आपको हिस्ट्री जानना बड़ा जरूरी है। तो एक्शन पॉइंट ये है कि अपनी आइडेंटिटी को जो उसको पीछे रखो। अपनी डोगरा आइडेंटिटी, जो हमारे डोगरों के लिए सबसे ऊपर डोगरा आइडेंटिटी है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जब तक आप कांगड़ा से लेके पूंछ तक हम सब डोगरे हैं। पॉलिटिकल डिविजन्स हो गई हैं, हिमाचल बन गया वो, दैट बिसाइड्स यूनिटी, वी डोंट हैव टू फाइट, वी वांट डोंट वांट टू यूनाइट टू किल अदर्स, वी वांट टू यूनाइट टू लुक आफ्टर आवर वैल्यूज, आर कल्चर। उसमें गंद ना मचे, कोई हमें डोमिनेट, जो हम गुजर चुके हैं एक बार। मेरे पेरेंट्स, माय डैड वाज वेरी यंग, माय मदर वाज लैपटॉप किड जब ये 47 में वहां से आए हैं पाकिस्तान से। वी डोंट वांट दैट थिंग टू गेट रिपीटेड। और अगर कही है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम सोते रहेंगे तो ऐसा होगा। So we must learn and we must prepare for what can happen to us. Once we perceive this in the historical context, I think हम अपने आप समझ आएगी हमें करना क्या है। करना कुछ नहीं है, हमें इकट्ठे रहना है। हमें कई चीज़ों के लिए ऊपर उठना है। जैसे मैं कहता हूँ ना, मजाक, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट यहाँ जम्मू में हमारी एक सो कॉल्ड बीजेपी का बहुत बुरा हाल है आजकल। तो लोग गाने निकालते हैं, तो मुझे कहते हैं क्या, मैं कहा यार ठीक है,
मोदी साहब की बात आएगी तो वोट उसको दूंगा, बिकॉज सी मैक्रो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अभी जम्मू स्टेट की डिमांड आ रही है, एग्जाम्पल, जम्मू स्टेट बननी चाहिए, काफी ज्यादा डिमांड है। yes, as a Dogra I also want Jammu state, but then I see who's going to be our leaders। अगर जो हमारी लीडरशिप जिसने आज तक हमारे जम्मू को बर्बाद किया है, कश्मीरियों का दुम हिला के, अगर इन्हीं को हमने चीफ मिनिस्टर, इसी को डिप्टी सीएम बनाना है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट स्टेट वी आर गोइंग टू बी लैंडिंग अप इन अबाउट 7-8 years फ्रॉम टुडे। सो आई हैव माय ओन रिजर्वेशंस। और जब मैं उसको नेशनल पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, तो फिर मैं ये देखता हूँ कि जम्मू तो एक वायबल स्टेट बन जाएगी, बिकॉज वी आर वेरी बिग जियोग्राफिकल एंटिटी। अगर आप कश्मीर को काट के अलग करते हो आज की डेट में, तो व्हाट अ मैसेज विच गोज अब्रॉड इज, आज क्या दुनिया क्या नैरेटिव बना रही है इंडिया के सामने खिलाफ, कि कश्मीर में डेमोक्रेसी मार दी गई है, वहाँ गवर्नर रूल लगा, सेंट्रल रूल कर रहा है। दे डोंट टॉक कि पंचायती इलेक्शन हुए हैं, बीडीसी इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन जो पहले कभी हुए नहीं। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो तैयार हो रही है उसकी कोई बात नहीं करता। कल को अगर आप उसको यूनियन टेरिटरी बना के, कश्मीर को आप स्टेटहुड नहीं दे सकते, कश्मीर इज टू स्मॉल टू बी कॉल्ड अ स्टेट, तो इट विल बी यूनियन टेरिटरी इफ यू सेपरेट इट। सो a message which is going to go abroad, outside, and the people outside will then exploit it, कि देखो जम्मू तो स्टेट बन गया और कश्मीर को सेंट्रीज अपने डंडा से पकड़ के। सो आई थिंक किसी लेवल पे क्या होता है कि आपको अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा पीछे रख के एक लार्जर पर्सपेक्टिव को समझना पड़ता है। तो मेरे को पूछे, मैं कहता हूँ ठीक है, पहले स्टेटहुड दोबारा रिस्टोर करो, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को बच गए बेचारे, उन्होंने बड़ा सफर किया, उनको छोड़ दो, अलग से उनकी स्टेट बनानी जो मर्जी करो, हमें आप फिलहाल स्टेटहुड दीजिए। लेट द न्यू लीडरशिप emerge, come up, fight elections, maybe 5-7 years from today, not tomorrow. And once things stabilize, maybe some part of POJK, which I don't want POJK to come back to मैं अगेन उसका भी बड़ा खिलाफ हूँ। I we don't POJK किस लिए, who wants to add so many jihadis to our own demography? मेरे अपने कम्युनिटी वाले हैं ना, जो किसी जमाने में हिंदू थे, मुस्लिम बन के जो भी बैठे, उन्होंने तो मारदार करके हमें भगाया वहां से, वही तो बैठे हैं बॉर्डर के उस तरफ, मीरपुर, पुंछ, कलंदरी, रावलाकोट, बाग। यू वांट those jihadis to come, and that land has nothing to offer you, no mines, no minerals, nothing, no education, अनपढ़ गंवार लोग हैं वो, भूखमरी पड़ी है। अब यू वांट टू ब्रिंग देम इनसाइड जस्ट आउट ऑफ ईगो। अब इंडिया तो कभी काबुल तक था, तो क्या अभी पूरा काबुल लेके आएंगे? तो आई थिंक वी शुड बी हैप्पी व्हाट वी हैव। Yes, Wakhan corridor through Gilgit-Baltistan is something I I would debate in favor, कि इनको ये आज़ाद हो जाएगा जब पाकिस्तान टूट जाएगा, इसको एक प्रोटेक्टेड बनाओ, कीप देम अवे, फेंस मत हटाओ, लुक आफ्टर देम, उनको खाना वाना खिलाओ, लेकिन कीप देम आउट ऑफ कंट्री, एंड अपना एक कॉरिडोर सिक्योर करो थ्रू गिलगित-बल्तिस्तान विच गोज टू वखान। उस टाइम अगर ऐसा होता है, मे बी सम पोर्शन कैन बी एडेड टू कश्मीर एंड कश्मीर कैन बी सेपरेटेड। तो अभी बुरा लगेगा, हमारे व्यूअर्स डोगराज हैं, बोलेंगे देखो, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, बट हर लेवल पे एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है। सो एज डोगराज भी एक बार हमें हिस्ट्री क्लियर है, तो फिर हमें थोड़ा सा आगे पर्सपेक्टिव क्लियर होगा, तो हम फालतू की बातों पे अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे। वी विल लुक फॉर समथिंग विच इज एक्चुअली गुड फॉर अस एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी, एवरीथिंग। दिस इज आई हाउ आई थिंक वुड से, कर्नल, अदरवाइज दिस है इज ना, व्हाट। वो तो मुझे लगता है आपको एक और पॉडकास्ट के लिए बुलाना पड़ेगा ऑन जम्मू स्टेट प्रो और नॉट इन फेवर और फेवर में भी हम लोग एक डिबेट रखेंगे। बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, स्पेशली चूंकि हम 22 अक्टूबर और 26 अक्टूबर की खास बात कर रहे थे। आई थिंक व्हाट यू जो मैं निकालती हूँ आपके बातों से निचोड़, उसमें मुझे लगता है कि इसकी बात इसलिए भी करनी चाहिए बिकॉज वी आर फेड विद सो मेनी स्टोरीज ऑफ विक्टिमहुड, बट नॉट द स्टोरीज ऑफ विक्टर्स। तो जो डोगरों की कहानी है वो विक्टर्स की कहानी है, और ये हमारे लिए आगे, क्योंकि आगे का आने वाला समय इज गोइंग टू बी वेरी टर्बुलेंट, इवन मोर सो जैसा लग रहा है, जो पूरी ग्लोबल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं। तो विक्टर्स की कहानियां सुनना, उनसे लेसन्स लेना, उनसे, जो आपने कहा कि हिस्ट्री इज अ वेरी बिग टीचर, ये हमारे लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। आई थिंक आज की टॉक मेरे लिए आई ओपनिंग भी थी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम अ डोगरा फ्रॉम जम्मू, बट स्टिल आई लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। हमारी ऑडियंस जम्मू की भी है और बाहर वाली बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर की भी है। आई थिंक इट विल बी आई ओपनिंग फॉर देम, एंड पर्सनली ऑन एन इंडिविजुअल लेवल मुझे बहुत मोटिवेशनल भी लगी, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट मेन एंड जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स, जहाँ पे हम आखिरी सांस तक, आखिरी खून के कतरे तक लड़े। So much to learn from these people. So thank you so much, Colonel Rena. I am certain you're coming back for more podcasts, and I hope you give us your time. पर बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। एनी नमस्कार। टाइम मुझे, थैंक्स एटर्न, एनी टाइम, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।